ये यहाँ क्यों स्टार्ट हो गया? नमस्कार। वॉइस आ रही है? ऑडिबल, विजिबल? जय हिंद, जय सर्वोत्तम। कैसे हैं आप? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के 2 लाइव क्लास हो गई है, जिसमें हमने एक टॉपिक ब्लड कंप्लीट कर लिया है। बहुत बढ़िया तैयार हो गया होगा। मुझे विश्वास है मेरे शानदार डॉक्टर्स पर कि उन्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो भी मजबूरी में उन्हें पढ़ना पड़ेगा। डन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और अब ये चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल होता जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता जाएगा। मेरी आप सभी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट में रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइव क्लास को अटेंड करके इसको पूरा जोरदार तैयार करें चैप्टर को। बिल्कुल मैं लाइव में ऑफलाइन की तरह एक एक पॉइंट दूंगा। इसमें रिकॉर्डेड का लेने पे इतना मज़ा नहीं आएगा आपको। सो स्टार्ट। चलिए लास्ट ब्लड वाले टॉपिक की क्लास में जरा से कुछ क्वेश्चंस आप जरा जवाब दे दें, मुझे मज़ा आ जाएगा। सो स्टार्ट। जरा मुझे बता दें, प्लीज टेल मी द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट इज। अपनी कॉपी में आंसर लिखते जाएं। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाऊंगा, WBC इन्वॉल्व्ड in a inflammatory reactions। मैं आपसे क्वेश्चन और पूछने जा रहा हूं। WBC एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शंस। मैं और जोरदार पॉइंट आपसे पूछूंगा। किडनी शेप, न्यूक्लियस, ठीक है, आपको बताने हैं 4 पॉइंट। ऐसी WBC जो लार्जेस्ट है, WBC इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, WBC एसोसिएट विद एलर्जिक रिएक्शन। किडनी शेप, न्यूक्लियस, WBC कौन सी है वो बतानी है आपको। फैगोसाइटिक WBC आपको बतानी है। श्योर, ये वो पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आपको मुझे बताना है नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के नंबर बताने हैं आपको। डन। लाइफ स्पॉन ऑफ RBC, इरिथ्रोसाइट की, ये बताना है स्टूडेंट। क्वेश्चंस के जवाब देने हैं आपको फटाफट। आप बोल पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप फटाफट, कोई ज़रूरत नहीं आप इस पर लिखें, मुझे कोई ऐसा नहीं है। मुझे बस चाहिए कि मेरा बेटा जो है वो फटाफट इनके जवाब अपनी कॉपी पे या अपने सामने बोलता जाए फटाफट, सर मेरे को ये। चलिए मुझे विश्वास है कि आपको हो गया होगा। नाउ स्टार्ट, वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन पे आ गया हूँ स्टूडेंट, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबका सपोर्ट। लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट, आई थिंक मोनोसाइट। नेक्स्ट, WBC इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, यस। बेसोफिल्स, अपने आंसर मैच कर लें। बेसोफिल्स। नेक्स्ट, WBC एसोसिएट विथ एलर्जिक रिएक्शन, आई थिंक एसिडोफिल्स, यस। किडनी शेप न्यूक्लियस फाउंड इन, जवाब पूछा जाएगा तो मोनोसाइट। फैगोसाइटिक WBC, तो 2 जवाब जाएंगे, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। गॉट इट?
उसके बाद जवाब आएगा नंबर ऑफ प्लेटलेट्स स्टूडेंट। तो यस, प्लेटलेट्स के नंबर आपसे पूछे जा रहे हैं वो आपको बताने पड़ेंगे स्टूडेंट। दिस वन हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, 1.5 to 3.5 लाख स्टूडेंट। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी बिल्कुल सही कहा आपने, 120 डेज स्टूडेंट। 1.5 to 3.5 लाख, वाह वाह वाह, मजा आ गया। नयन मित्तल ने तो खट से डाल दिए सारे आंसर। तो इसी के साथ स्टूडेंट ब्लड टॉपिक पे मुझे कॉन्फिडेंस अपने बेटे का। और अब मैं दूसरा टॉपिक पे आऊँगा, और जिस टॉपिक का नाम है ब्लड ग्रुप, इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करके गया था, पर मैं अब चाहता हूँ इसको बहुत जोरदार लेने के लिए। तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ ब्लड ग्रुप के लिए। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए थे स्टूडेंट, सपोर्ट करें मुझे। मैंने आपसे कहा था 2 वर्ड होते हैं, वन इज कॉल्ड द एंटीजन एंड वन इज कॉल्ड द एंटीबॉडी। आर यू रेडी? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ब्लड ग्रुप, जिसमें ABO ग्रुप और RH ग्रुप आएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको स्टूडेंट, ठीक है। अब जरा स्टार्ट करते हैं पहले ब्लड ग्रुप का। पहले एक वर्ड आता है एंटीजन। एंटीजन वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट जो बॉडी में जाके इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं, उन्हें एंटीजन कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द एग्लूटिनोजन स्टूडेंट। ये नाम हो गया पहला तो एंटीजन। इसमें जो इंपॉर्टेंट नीट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट है वो ये कि एंटीजन का प्रेजेंट होते तो एंटीजन प्रेजेंट ऑन RBC सरफेस स्टूडेंट। जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, एंटीजन प्रेजेंट ऑन RBC सरफेस। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट एक प्रोटीन, और उसका नाम होता है एंटीबॉडी। एंटीजन के रेस्पॉन्स में बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड द एग्लूटिनिन स्टूडेंट, दिस वन। तो एंटीजन को एग्लूटिनोजन और एंटीबॉडी को एग्लूटिनिन के नाम से बुलाया जाता है। डन हुआ। एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है स्टूडेंट। तो एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा और एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑन RBC सरफेस। श्योर? डन। तो स्टूडेंट हमारे पास एक वर्ड आ गया एंटीजन, एक वर्ड आ गया एंटीबॉडी। गॉट इट, ये हमने पढ़ लिया था। ये दोनों स्टार जो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ स्टूडेंट, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट चाहिए आपका। ये स्टार्ट, ये दोनों के दोनों स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। एंटीजन प्रेजेंट ऑन RBC सरफेस एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा। डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आऊँगा स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको और सपोर्ट। इसके भी आप पर ABO और RH ग्रुप के बारे में बात की जाएगी स्टूडेंट। मैंने उस दिन आपको थोड़ा सा रफली बताया था स्टूडेंट, 2 तरह के एंटीजन देखने को मिले। वन इज कॉल्ड द A एंटीजन स्टूडेंट, एक तो RBC की सरफेस पर, श्योर। और एक एंटीजन जो और मिला उसे B एंटीजन के नाम से बुलाया गया। तो नाम दिए गए एंटीजन A, एंटीजन B स्टूडेंट। ये हो गया, श्योर। देखते जाएं सब लोग। 2 तरह के एंटीजन देखने को मिले, एक एंटीजन A, एक एंटीजन B। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं RBC की सरफेस से रिलेटेड बात करता हूँ, मान लीजिए दिस वन, और एंटीजन ही डिसाइड करता है ब्लड ग्रुप स्टूडेंट। तो ABO ब्लड ग्रुप पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। क्या हुआ भाई, नहीं समझ में आया क्या? तो मैं ABO ब्लड ग्रुप पढ़ाने जा रहा हूँ स्टूडेंट। ABO ब्लड ग्रुप में पहला ABO ब्लड ग्रुप मैंने क्या देखा कि RBC के सरफेस के ऊपर एंटीजन A मिले स्टूडेंट। ये एक RBC ऐसी मिली जिसकी सरफेस पर एंटीजन A मिला। आपने कहा ओके सर। मैंने कहा दूसरा पॉइंट बताओ। एक RBC ऐसी मिली मेरे बेटा जिसके ऊपर एंटीजन मिला नंबर 2 B वाला एंटीजन मिला, श्योर। आपने कहा ओके सर, ये भी काम हो गया। तो एक ऐसी मिली, ओके। अब एक RBC और देखने को मिली स्टूडेंट, आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा मुझे। यस, एक RBC ऐसी और मिली स्टूडेंट, दिस वन। और एक RBC और मान लें ऐसी मिली स्टूडेंट, दिस वन। हम तो रफली फटाफट समझने के लिए 2-4 पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो एक RBC ऐसी मिली स्टूडेंट जिस पे दोनों एंटीजन थे, A भी था B भी था, दोनों एंटीजन थे। और एक RBC ऐसी मिली जिसके सरफेस पे दोनों एंटीजन A और B नहीं थे। अब स्टूडेंट अगर मैं इस तरीके की बात आपसे बोलता हूँ, तो कि एंटीजन के बेस पे ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप एंटीजन के बेस पर डिसाइड हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर इस हिसाब से तो 4 टाइप्स की RBC मिली। मैंने कहा बिल्कुल मिली। 4 टाइप की RBC कौन सी? एक वो RBC जिस पे A एंटीजन तो ब्लड ग्रुप A, B एंटीजन ब्लड ग्रुप B, दोनों एंटीजन तो ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप AB, दोनों एंटीजन मिले। नो एंटीजन ऑन RBC, 0 एंटीजन तो 0 यानी ब्लड ग्रुप O। तो आज के बाद स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि इस बिहाफ पे 4 ब्लड ग्रुप हो गए, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O। ब्लड ग्रुप AB में बहुत एंटीजन स्टूडेंट ऑन RBC, बहुत एंटीजन, श्योर। ब्लड ग्रुप O, यस सर। ब्लड ग्रुप O में बताना क्या रहा सर? नो एंटीजन ऑन RBC। वाह, मज़ा आ गया। तो यहाँ तक का तैयार, बोलो डन। तो ब्लड ग्रुप हमारे पास 4 आ गए, मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आया। A
बी, ए बी और ओ। अब इनके लिए एंटीबॉडी होगी स्टूडेंट, और एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा। अब एंटीबॉडी पर आ जाओ स्टूडेंट, कौन सी एंटीबॉडी किसके लिए होगी देखना इधर स्टूडेंट। तो ये आगे एक टेबल दी हुई है, एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ, टेबल दी है। पहला ब्लड ग्रुप कौन सा बता रहे हो, ए। एंटीजन कौन सा आएगा, जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन, तो ए। डन। ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन बी। ब्लड ग्रुप ए बी, एंटीजन ए बी दोनों। ब्लड ग्रुप ओ, नो एंटीजन, निल। डन। क्यों बेटा जी। अब आओ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी अपोजिट आएगी स्टूडेंट। ब्लड ग्रुप ए है, एंटीबॉडी एंटी बी आएगी। ब्लड ग्रुप बी है, एंटीबॉडी एंटी ए आएगी। और अगर दोनों एंटीजन आरबीसी में प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी नहीं आएगी, तो जीरो एंटीबॉडी। और ब्लड ग्रुप ओ में नो एंटीजन तो बहुत एंटीबॉडी, एंटी ए एंटी बी। डन। यानी ब्लड ग्रुप ओ बहुत एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ब्लड ग्रुप ए बी, नो एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा। क्यों बेटा जी, मजा नहीं आया यार आपको समझ में है? ऐसा लगना चाहिए बिल्कुल अल्टीमेट तैयार। अब मेरी बात को सुनना बेटा। अब ब्लड ग्रुप का सिग्निफिकेंट रोल क्या है? ब्लड ग्रुप का सिग्निफिकेंट रोल यह है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे स्टूडेंट होता क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे एक जना अपना ब्लड देता है, दिस इज कॉल्ड द डोनर्स, और जो ब्लड रिसीव करता है कॉल्ड द रेसिपेंट। यानी दो पर्सन हो गए, वन इज द डोनर, वन इज द रेसिपेंट। श्योर है ना? अब मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन बताने जा रहा हूं जिसको आप ढंग से सुन ले। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे स्टूडेंट डोनर की एंटीजन और रेसिपेंट के एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन होगी अगर रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, डबल स्टार। श्योर? बताइए भाई, मैं दोबारा बोल रहा हूं, थोड़ा सा सपोर्ट मजेदार नहीं मिल रहा। रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने पर क्या होगा? आप देखो रिएक्शन दोनों में, एक होता है वर्ड डोनर, आपने कहा बिल्कुल साहब होता है डोनर, मैंने कहा एक होता है वर्ड डोनर, बोलो हाँ या ना? श्योर? और एक होता है स्टूडेंट वर्ड रेसिपेंट, बोल दो किसी को कोई दिक्कत हो तो, बोलो डन। अब आपको तो एबी सर एक टेक्निक दे रहे हैं कि जब जिसका ब्लड डाला गया वो डोनर है और जिसने ब्लड लिया वो रेसिपेंट है, डोनर का एंटीजन चेक होगा, ये रहा एंटीजन, और रेसिपेंट की एंटीबॉडी होगी। जब भी रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, मेरे बेटा जी मुझे सपोर्ट कर देना आप तो थोड़ा सा, जब भी रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो जो डोनर का ब्लड है, इसकी जो आरबीसी है ये स्टार्ट, इस आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है तो ये एंटीबॉडी इसकी रेसिपेंट की एंटीबॉडी इस पर आके चिपक जाएगी, इस पर आके फटाफट चिपक जाएगी इसके एंटीजन पे, ये लीजिए, और क्लम्पिंग हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड ऑल्सो कॉल्ड द एग्लूटिनेशन। मजा आ गया स्टूडेंट, एक वर्ड क्लम्पिंग अकर, और ऐसी कंडीशन में ब्लड वेसल्स में आरबीसी फंस जाएगी और ब्लॉकेज हो जाएगा, डेथ हो जाएगी पर्सन की। हाँ या ना? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज ऑल्सो नॉन एज एग्लूटिनेशन, और इस रिएक्शन में क्या होगा? इस रिएक्शन में डोनर की आरबीसी पर रेसिपेंट की एंटीबॉडी दौड़ लगा के जाएंगी और चिपक जाएंगी, उन क्लम्पिंग अकर। दिस इज कॉल्ड द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम आपको ब्लड को चेक करना पड़ेगा साहब, क्योंकि अगर आपने ब्लड गलत चढ़ा दिया तो हमेशा ध्यान रखना डोनर की आरबीसी पर रेसिपेंट की एंटीबॉडी आकर चिपक जाएगी। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। मेरे को लग रहा है समझ में आ गई मेरी बात। डोनर की आरबीसी यानी एंटीजन वो चेक करेंगे और रेसिपेंट की एंटीबॉडी, इनके बीच में रिएक्शन होगी अगर ये रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो। हाँ या ना? डन। और ये बीच, अब मेरी बात सुनो बेटा, देने वाला ब्लड देने वाला डोनर, उसका क्या चेक करना है? एंटीजन। बात को सुनना बेटा जी, अगर देने वाला कौन है? डोनर। श्योर? उसका क्या चेक करना है? एंटीजन। मान लो डोनर की आरबीसी पे एंटीजन ही नहीं है, मान लो डोनर की आरबीसी पर एंटीजन नहीं है, तो जब उसका ब्लड किसी के अंदर डाला गया तो रेसिपेंट की एंटीबॉडी आकर चिपकेंगी किस पे? किसी पे नहीं। क्लम्पिंग होगी किसके बीच? होगी नहीं। यानी जो डोनर जिसमें, यानी जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं है आरबीसी पर, वो ब्लड ग्रुप किसी में भी डाला जा सकता है, तो वो यूनिवर्सल डोनर। और ऐसा कौन केस है? ये है वो केस, डबल स्टार।
नहीं आई बात समझ? डबल स्टार के साथ बात सुनना, डबल स्टार के साथ यूनिवर्सल डोनर ओ बनेगा ब्लड ग्रुप। आपने कहा क्यों? क्योंकि ओ की आरबीसी पर एंटीजन नहीं है, तो जब उसका ब्लड किसी में भी डाला जाएगा, चाहे वो ए में डालें, चाहे ब्लड ग्रुप बी में डालें, चाहे ब्लड ग्रुप ए बी में, एंटीबॉडी दौड़ के भी आएगी तो जुड़ेगी किस पे? क्लंपिंग होगी किससे? क्योंकि एंटीजन तो है नहीं। मजा आ गया। तो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर इज ओ, नो एंटीजन नो आरबीसी। अब इधर आओ, रेसिपिएंट का क्या चेक करते हैं? एंटीबॉडी। करते नहीं करते? करते हैं ना, रेसिपिएंट की एंटीबॉडी चेक करते हैं। अगर मैंने ऐसा रेसिपिएंट हो अगर ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी ना हो, तो उसमें किसी का भी ब्लड डलेगा, एंटीबॉडी दौड़ेंगी कैसे? क्लंपिंग ही नहीं करेंगी। यानी वो ब्लड ग्रुप जिसमें नो एंटीबॉडी हो, वो किसी का भी ब्लड रिसीव कर सकता है। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट वो होगा जिसमें नो एंटीबॉडी हो, और वो है ये ए बी है। समझ में नहीं आई मेरी बात आपको? यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप ए बी, बिकॉज नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, तो क्लंपिंग करने क्या जाएंगी? डन। जिसके ब्लड प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं हो वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और जिसकी आरबीसी पर कोई एंटीजन ना हो वो यूनिवर्सल डोनर। गॉट इट? ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इट हैज नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। सुनो, ये ब्लड ग्रुप नेगेटिव पॉजिटिव ये मैं अभी बताता हूं आपको, ये आरएच फैक्टर से। पहले आप याद रखो, ब्लड ग्रुप ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, या इट हैज नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, इट कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम एनी अदर ब्लड ग्रुप, इट हैज बोथ एंटीजन। वाह, पर्सन विथ ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विथ ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप। श्योर। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर, इट हैज नो एंटीजन ऑन आरबीसी, ब्लड ग्रुप ओ कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विथ एनी अदर ब्लड ग्रुप। जोरदार। ये स्टार चल रहा है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो मजेदार। इन रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट रिएक्ट विद द एंटीजन ऑफ डोनर एंड क्लंपिंग अकर। दिस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। सर पूछा गया ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव में कौन यूनिवर्सल डोनर होगा? मैं अभी बिल्कुल बता दूंगा, आप टेंशन ना लें। मैं अभी आपको पॉजिटिव नेगेटिव वाले बताऊंगा। अभी आप जो मैं एबीबी सर पढ़ा रहे बस वैसे ध्यान रखो। एबीबी सर कह रहे हैं, आशीष वाजपेयी सर ने कह दी यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ, बहुत नो एंटीजन ऑन आरबीसी। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप ए बी, नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, बहुत एंटीजन ऑन आरबीसी। आप समझो बस, दैट्स ऑल, ज्यादा दिमाग नहीं है अभी। एबीबी सर बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर कर देंगे। इधर आओ, इस टेबल की बात करते हैं। आप सुन रहे हैं मेरी बात? में क्या बोल रहा हूं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। मान लो ब्लड ग्रुप ए है, ए, श्योर। अब आपने उस ब्लड ग्रुप ए में, स्टूडेंट ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप बी डाला, ए डाला तब तो कोई इशू नहीं है। ब्लड ग्रुप बी डाला, अगर आपने ब्लड ग्रुप बी डाला यानी ब्लड ग्रुप बी डोनर हो गया, ब्लड ग्रुप ए रेसिपिएंट हो गया, तो क्लंपिंग हो जाएगी ना। ये लिख रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी, इसलिए स्टूडेंट डोनर्स ग्रुप चेक करवाया एनसीईआरटी ने। कैन गेट ब्लड फ्रॉम, डोनर्स ग्रुप का मतलब क्या? किससे ब्लड ले सकता है, किससे ब्लड ले सकता है, ये बात कह रहा वो। तो ब्लड ग्रुप ए जो है वो ए से तो लेगा ही लेगा, इसके अलावा ओ से लेगा, बिकॉज यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ। मान लो उसमें बी का ब्लड डाल दिया आपने, तो कैसे काम चलेगा? इसी तरीके से ब्लड ग्रुप बी है, वो बी से तो लेगा, यानी किससे ब्लड ले सकता है? डोनर कौन कौन है, उसको देने वाला। तो स्टूडेंट एक तो वो खुद होता है और एक ओ, इन दो से ले सकता है। जैसे ब्लड ग्रुप बी है वो बी से लेगा और ओ से, ओ वाले ब्लड ग्रुप वाले से लेगा। ब्लड ग्रुप ए है वो ए से लेगा और ब्लड ग्रुप ओ वाले से लेगा। ब्लड ग्रुप ए बी वो तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सभी का ब्लड ले सकता है, तो वह स्टूडेंट ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा, ए बी से भी लेगा। और ब्लड ग्रुप ओ सिर्फ ओ से ले सकता है स्टूडेंट। डबल स्टार, हाँ या ना? श्योर। ब्लड ग्रुप ओ केवल और केवल ब्लड ग्रुप ओ से ब्लड ले सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं ले सकता है स्टूडेंट, क्योंकि उसके बाद दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी।
उसमें स्टूडेंट ऐसे का ब्लड डाल सकता है जिसके पास एंटीजन ना और वो ही है। डन। इसी तरीके से कैन गिव ब्लड टू आएगा, किसको ब्लड दे सकता है। अब रेसिपिएंट ग्रुप पूछ रहा हूं, तो जो ब्लड ग्रुप खुद होता है वो खुद को दे सकता है, इसके अलावा यूनिवर्सल को दे सकता है। आप तो हमेशा ये मान के चलो किससे ब्लड ले सकता है, तो खुद के ब्लड ग्रुप से ले सकता है और यूनिवर्सल डोनर से ले सकता है, दैट्स ऑल। मैंने कहा ब्लड ग्रुप बी किससे ब्लड ले सकता है, तो आपने कहा सर एक तो खुद बी से ले सकता है और एक यूनिवर्सल डोनर ओ से ले सकता है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा बेटा ब्लड ग्रुप ओ किससे ले सकता है, आपने कहा सर एक तो खुद से ओ से ले सकता है, एक यूनिवर्सल डोनर ओ से ले सकता। अरे तो ओ तो मतलब ओनली ओ से ले सकता है। मैंने कहा ब्लड ग्रुप ए किससे ब्लड ले सकता है, आपने कहा सर ब्लड ग्रुप ए। मैंने कहा ब्लड ग्रुप ए एक तो खुद से ले सकता है ए से, एक यूनिवर्सल डोनर ओ से ले सकता है। वाह मजा आ गया। मैंने कहा अब दे सकता है कैन गिव भी, तो आप इसमें भी बोल दो सर एक तो खुद को दे सकता है, हाँ, और एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट को दे सकता है। ओके। मैंने कहा ब्लड ग्रुप बी सर एक तो बी को देगा और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए भी उनको देगा। वाह। मैंने कहा ब्लड ग्रुप ए, आपने कहा सर एक तो ए को दे सकता है खुद को और एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी को दे सकता है। मैंने कहा ए बी ब्लड ग्रुप, तो सर एक तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट को ए बी को दे सकता है, तो बात एक ही तो ओनली ए बी आ गया। मैंने कहा ब्लड ग्रुप ओ, सर ओ तो यूनिवर्सल डोनर है तो सबको दे सकता है, ये लो ए बी ओ। वाह मजा आ गया स्टूडेंट, शानदार, तैयार। ब्लड ग्रुप नहीं आया कह दो आज आपकी नहीं आया सर कुछ भी समझ में, एक लाइन भी। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल थंब रिप्रेजेंटेशन करो, मजा आ जाए, मुझे लगे कि मैंने एक जोरदार चीज पढ़ाई है। मेरा बेटा खुश हो गया। ब्लड ग्रुप टॉपिक, डोनर्स ग्रुप चेक करना है। हाँ सर डोनर्स ग्रुप चेक करना है, ये लो डोनर्स ग्रुप, क्या दिक्कत है, लो हटाओ। तो डोनर्स ग्रुप में एक तो सेल्फ ग्रुप लिख लो हमेशा, सेल्फ ग्रुप, हाँ सेल्फ ग्रुप प्लस यूनिवर्सल डोनर, बस इससे कर सकता है। और क्या दिक्कत आ रही है, अब आप किसी का भी लिख दो, पूछ लो किसी का भी मुझसे, पूछो ना, आपको दम है तो आप पूछो ना, मजा आएगा। डोनर्स ग्रुप चेक करना है सर मुझे किसी का भी, कैन गेट ब्लड फ्रॉम या डोनर्स ग्रुप। आप तो इसको छुपा लो ना एनसीईआरटी वाली लाइन को यार, इसको हटा दो, डोनर्स ग्रुप मैच कर देते हैं, लो हटाओ, ऊपर ले लेते हैं ना, हटाओ डोनर्स ग्रुप। आप अपन टेबल बनाने के ना इसमें आप 2 मिनट लगेगी। मैंने कहा ब्लड ग्रुप, ओके सर। मैंने कहा इसमें एंटीजन, आपने कहा बिल्कुल बता देंगे सर, जो ग्रुप होता है वही। मैंने कहा एंटीबॉडी, बिल्कुल हो जाएगा सर। फिर मैंने कहा डोनर्स ग्रुप, अरे सर 2 मिनट लगेगी, डोनर्स ग्रुप की तो टेक्निक दे दी आपने है, डोनर्स ग्रुप की तो टेक्निक दे दी सर आपने। मैंने कहा बताओ, ओके स्टार्ट कर। मैंने कहा ब्लड ग्रुप ए, आपने कहा सर क्या देर लगेगी, अभी लो 2 मिनट में, इसका एंटीजन भी है, एंटीबॉडी इसका उल्टा सर एंटी बी। अब डोनर्स ग्रुप सर, डोनर्स ग्रुप में आपने टेक्निक देखी है, एक तो खुद का ब्लड, एक यूनिवर्सल डोनर, तो सर एक खुद का और यूनिवर्सल डोनर हो, वाह सर वाह, अल्टीमेट। ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन बोलो बी, एंटीबॉडी बोलो उल्टा एंटी ए। डोनर्स ग्रुप बोलो सर खुद का ब्लड ग्रुप और यूनिवर्सल डोनर। मैंने कहा ब्लड ग्रुप ए बी, एंटीजन बोलो बहुत एंटीजन, एंटीबॉडी बोलो नो सर कोई एंटीबॉडी नहीं। और डोनर्स ग्रुप बोलो, अरे सर डोनर्स ग्रुप में क्या है सर, किसी को भी, ये लो स्टार्ट। 2 मिनट लगे थे यार, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। देखो आप ये सारे आप टेबल मैच कर लो कि सर हमें तो सेम मिल रही है, मज़ा आ गया। ये लो बनाओ भाई अपनी। हाँ सर डोनर्स ग्रुप में एक तो खुद को, हाँ और किसी को भी, तो सर ये तो किसी से भी ब्लड ले सकता है ना, ओके। मैंने कहा ब्लड ग्रुप ओ सर नो एंटीजन नील, और मैंने कहा एंटीबॉडी सर बहुत एंटी ए और एंटी बी, दोनों एंटीबॉडी होती है इसके पास, वाह। मैंने कहा डोनर्स ग्रुप बताओ सर, डोनर्स ग्रुप में क्या है, डोनर्स ग्रुप इसका ओनली हो, क्योंकि सेल्फ प्लस यूनिवर्सल। और अगर तुम्हें यहां बनाना है कि रेसिपिएंट ग्रुप, वो भी हो जाएगा। डन, शानदार याद। एबीओ ब्लड ग्रुप डन, यूनिवर्सल डोनर पूछो, तैयार। रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें क्या रखना है वो समझ में आ गया, क्लियर।
ये था स्टूडेंट एक टॉपिक एबी और ब्लड ग्रुप जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। अब आएगा दूसरा टॉपिक जो मुझे आपको और अच्छी तरह बताना है और वह है आरएच फैक्टर। या आप एनसीईआरटी से सुन लो स्टूडेंट, जो मैं कह रहा हूं आज की क्लास के बाद मुझे पूरी एनसीईआरटी याद चाहिए, फर्स्ट वर्ड से लेकर ब्लड टॉपिक पूरा रीडिंग चाहिए, उसके बाद ब्लड ग्रुप टॉपिक चाहिए, उसके बाद जितना आज मैं पढ़ा दूं सारा मैंने पढ़ा दिया है। एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे दो वैरायटी के देखने को मिले, एक था एक का नाम दिया हमने ए एंटीजन, एक का नाम दिया अल्फाबेटिकल में बी एंटीजन, और इसके बिहाफ पे हमें चार तरह के ब्लड ग्रुप देखने को मिले, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर ओ ब्लड ग्रुप, नो एंटीजन ऑन आरबीसी, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी ब्लड ग्रुप, बोथ एंटीजन ऑन आरबीसी, डबल स्टार, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। शानदार। आपको डोनर्स ग्रुप लेना है, एबी सर ने टेक्निक दे दी, सेल्फ ब्लड ग्रुप प्लस यूनिवर्सल डोनर। आपको रेसिपिएंट ग्रुप निकालना है, डन। तो मजा आ जाएगा, आ गया पूरा तैयार। तो रेसिपिएंट ग्रुप भी निकल जाएगा, सेल्फ ब्लड ग्रुप एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। हाँ ठीक है। और इसके लिए कई बार ऐसे वर्ड डोनर्स ग्रुप के ऐसे लिखे हुआ था, कैन गेट ब्लड फ्रॉम, किससे ब्लड ले सकता है, कैन गिव ब्लड टू, किसे ब्लड दे सकता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भैया एक का ब्लड ग्रुप ए बी है, वो किससे ब्लड ले सकता है, तो भैया ए बी तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सबसे लेगा। डबल स्टार। क्यों नालायक हो, समझ में आया नहीं आया? आरएच एंटीजन के नाम से बुलाया जाता है, या आरएच एंटीजन के नाम से बुलाया जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द आरएच फैक्टर। स्टूडेंट आरएच फैक्टर, यह जोरदार स्टूडेंट, ये लीजिए। तो ये आरबीसी की सरफेस पर और देखने को मिला, जिसे आरएच एंटीजन बोला गया, आरएच फैक्टर बोला गया। कार्ल लैंडस्टीनर ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कवरी करी है स्टूडेंट, और उन्होंने ये कहा कि आरबीसी की सरफेस पर स्टूडेंट, अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। एक नया फैक्टर आ रहा है जिसे आरएच एंटीजन, यानी मोटी मोटी बात अगर करूं तो ध्यान से सुनना बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आज तक आरबीसी की सरफेस पर 3 एंटीजन मिले, एक का नाम था ए एंटीजन, एक बी एंटीजन, एक आरएच एंटीजन। मोस्टली लोगों की आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन यानी आरएच फैक्टर देखने को मिला है। क्या हुआ, क्लास दिखाई नहीं दे रही क्या भाई? ऑफलाइन हो गया क्या? ऑफलाइन हो गया क्या? जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात। ऑफलाइन तो नहीं है ना? चलो ठीक है, फिर ऑनलाइन चल रहा है तो ओके ओके। दिख रहा है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखा हुआ है ऑफलाइन हो गया है सर, ऑफलाइन हो गया, लेकिन अब वापिस सर ठीक है कंटिन्यू, वो ऑफलाइन हो गया, 2 मिनट हो गया, वो ऑटोमेटिक यार, ऑटोमेटिक 2 मिनट हो गया। चलिए तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं दोबारा, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। एक फैक्टर पढ़ाने जा रहा हूं आपको, आरएच फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, ये पढ़ा हुआ नहीं होगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक और एंटीजन होता है, आरएच एंटीजन को बोलते हैं, ये रीसिस मंकी में देखने को मिला, इसलिए इसका नाम आरएच पड़ा है स्टूडेंट। वाई कॉल द आरएच वर्ड, रीसिस मंकी की वजह से स्टूडेंट, ऑब्जर्व। और ये 80% से ज्यादा लोगों के आरबीसी की सरफेस पर देखने को मिलता है स्टूडेंट, और जिन लोगों में ये आरएच फैक्टर आरबीसी पे होता है उन्हें आरएच पॉजिटिव नाम दिया गया स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ उन्हें आरएच पॉजिटिव नाम दिया जाता है, और जिनमें ये नहीं होता उन्हें आरएच नेगेटिव के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। ये लीजिए जोरदार इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आज के बाद पर्सन 2 हो गए, आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव, श्योर। जिनमें आरएच पॉजिटिव, आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर आरबीसी पे प्रेजेंट होगा उन्हें आरएच पॉजिटिव कहेंगे, और जिनमें नहीं होगा उन्हें आरएच नेगेटिव कहेंगे। डबल स्टार के साथ बात कर रहा हूं स्टूडेंट, मजा आना चाहिए आपको, श्योर। एक बार और मेरी बात को ढंग से सुन ले थोड़ा सा आप लोग, आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव के बारे में बता रहा हूं, ये स्टार्ट। एक बात बोलूं स्टूडेंट आपको कुछ इंपॉर्टेंट, और भाई ये एक होता है आरएच एंटीजन, जी हाँ स्टूडेंट, ये
एक बात बोलूं आपको, RH एंटीजन के लिए एंटीबॉडी नहीं होती है प्लाज्मा में। RH एंटीजन के लिए एंटीबॉडी नहीं होती है स्टूडेंट, डबल स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। RH पॉजिटिव में तो RH एंटीजन RBC पे होता है, लेकिन RH नेगेटिव में नहीं होता है, और एंटीबॉडी दोनों में नहीं होती है इसके लिए, जैसे ब्लड ग्रुप में थी स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। एंटीबॉडी इसके अंदर है ही नहीं, और इसमें तो जब एंटीजन ही नहीं तो एंटीबॉडी कहां से होगी। जोरदार पॉइंट पढ़ाया, ये आपको थोड़ा सा समझना इसको। श्योर। RH फैक्टर स्टूडेंट, RH एंटीजन, तो जिन लोगों में RH एंटीजन प्रेजेंट होता है उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं, जिनमें नहीं होता उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं। RH एंटीजन RBC की सरफेस पे होता है। प्लाज्मा में RH एंटीजन के लिए एंटीबॉडी नहीं होती है स्टूडेंट, डबल स्टार। ये देखो, RH पॉजिटिव पर्सन, RH नेगेटिव पर्सन, और RH एंटीजन इसमें होगा RH पॉजिटिव में, लेकिन इसमें नहीं होगा RH नेगेटिव में, और एंटीबॉडी तो दोनों में प्रेजेंट नहीं होगी। श्योर, मेरी बात क्लियर हो गई आपको? डन। मोस्टली लोग RH पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट। अब आज के बाद आप जब मुझसे पूछ रहे थे सर वो ब्लड ग्रुप में AB पॉजिटिव, A+, इसका मतलब क्या है? आज समझो आप, ब्लड ग्रुप में जो प्लस और माइनस लगाता है वो RH फैक्टर होता है स्टूडेंट, RH एंटीजन के लिए होता है। अगर प्लस लग रहा है मतलब RH एंटीजन प्रेजेंट है, और ब्लड ग्रुप में अगर प्लस नहीं है तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब RH नेगेटिव पर्सन है वो। गॉट इट? डबल स्टार के साथ। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये लीजिए, मान लीजिए ये RBC है किसी पर्सन की, है ना, मेरी बात को गंभीरता से सुनना आप जो मैं कह रहा हूं। और इस आदमी के अंदर RBC के सरफेस पर एक एंटीजन मिल रहा है A, या ये, यानी RBC के सरफेस पे 3 एंटीजन हो सकते हैं। आज हम एक बात करें, एक पहला एंटीजन मैं ये बताता हूं, इस एंटीजन को मैं नाम दूंगा A एंटीजन। ओके, A एंटीजन। श्योर, डन। एक मान लीजिए मैं एक कलर और बता देता हूं, ये इसको मैं बोलता हूं B एंटीजन। श्योर, ये हो गया। अब अगर मान लीजिए मुझे RH फैक्टर का भी बताना तो मैंने उसको भी कर दिया ये, एंड दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट RH एंटीजन। श्योर, 3 एंटीजन मान लीजिए मुझे RBC के सरफेस पे आज तक देखने को मिले। आपने कहा यस सर। अब मैंने कहा RBC निकाल कोई, हाँ, उसके ऊपर ये वाला एंटीजन देखने को मिला, A वाला, हाँ, और कोई एंटीजन नहीं मिला, तो श्योर है ना। और साथ में उसके ये भी मिला स्टूडेंट, ये वाला भी RH एंटीजन भी, ये मिल गया RH एंटीजन भी। तो RH एंटीजन भी है, A भी है, तो ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा स्टूडेंट। अगर इसकी बात करें तो ब्लड ग्रुप इज इक्वल टू A, क्या लिखोगे, A और उसके ऊपर पॉजिटिव बिकॉज RH एंटीजन प्रेजेंट, ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव। क्या हो गया? समझ में नहीं आई मेरी बात? अगर मान लीजिए किसी की RBC देख रहा हूं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सपोर्ट करना। ये मान लीजिए किसी की RBC है, जोरदार, ठीक है, ढंग से सुनना। और इस RBC के ऊपर स्टूडेंट मुझे क्या एंटीजन देखने को मिला स्टूडेंट? अगर मैं आपसे कहूं कि उसके RBC पे तीनों एंटीजन है, आपने कहा क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल तीनों एंटीजन प्रेजेंट है। ये लीजिए, उसकी RBC पे तीनों एंटीजन लगा दिए मैंने। ये RH भी है, A भी है और B भी है, तीनों एंटीजन लगा दिए मेरे बेटा। क्या लिखूंगा ब्लड ग्रुप? क्या लिखूंगा ब्लड ग्रुप? यस, AB पॉजिटिव। मजा आ गया स्टूडेंट? ये लीजिए, यानी आज के बाद ब्लड ग्रुप में यह है स्टूडेंट। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? मुझे रेस्पॉन्स चाहिए, मजा नहीं आया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बताओ सर, समझ में आया नहीं आया? नहीं आ रहा है? क्या हुआ? ऑडियोबल विजिबल है नहीं है? क्या वीडियो पॉज हो गया क्या? रेस्पॉन्स दें भाई। बताएं भाई जल्दी। रेस्पॉन्स दे जल्दी। वीडियो पॉज है क्या? एनी इश्यू? एनी इश्यू? फटाफट देखें।
हेलो, वीडियो पॉज आ रहा है बार बार, तो उसमें देखो आ नहीं रहा, कि कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा बच्चे, वीडियो पॉज लिखा हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ एनी इशू, कुछ नहीं आ रहा। पता करो क्या है। कुछ इतनी देर तक अब उसमें देखो कि चल नहीं रहा क्या। देखो अपने लैब, और नहीं तो उदित को करवाओ जल्दी। आप रेस्पॉन्स देंगे कि सर दिख रहा है और सुनाई दे रहा है तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं तो मैं तो पढ़ाता रह रहा हूं। जल्दी। यस बताएं, स्टार्ट हो गया। RH फैक्टर के बेस पे बात कर रहे हैं हम। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? हमारा एक टॉपिक और चल रहा है एनसीईआरटी का, जल्दी बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है, रेस्पॉन्स दें। बच्चे के नेट का इशू सर, आपने यहाँ पर ओके। एक भी बच्चा रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, अभी मैंने देखा ना डिवाइस में चला के सही चल रहा है। एक भी बच्चा रेस्पॉन्स, मैं बार बार पूछ रहा हूँ रेस्पॉन्स दें, एक बच्चे का इशू थोड़ी है। उसके बाद से कोई मैसेज नहीं आ रहा है। ये देखो फ़ोन आ रहा है, देखो। हेलो, हाँ हेलो, हाँ नहीं, लेकिन रेस्पॉन्स नहीं दे रहा कोई भी। यस, तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट कि एक बार और RH फैक्टर और RH फैक्टर के बारे में स्टूडेंट, आरबीसी के सरफेस पर एक फैक्टर होता है जिसका नाम होता है RH फैक्टर। स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ आपके लिए। बिल्कुल, आरबीसी के सरफेस पर एक फैक्टर होता है जिसे RH फैक्टर कहते हैं, तो आरबीसी या RH एंटीजन के नाम से बुलाया जाता है। RH एंटीजन, RH फैक्टर, डन। ये हो गया स्टूडेंट, गॉट इट। अब मेरी बात को थोड़ा ढंग से सुनना, जब मैं बोल रहा हूँ RH फैक्टर, RH एंटीजन, ये हमारे पास पॉइंट हो गया। तो आरबीसी के सरफेस पर 3 एंटीजन देखने को मिले, जिनके ऊपर RH एंटीजन मिलेगा उन्हें RH पॉजिटिव के नाम से बोलेंगे, जिन्हें नहीं मिलेगा उन्हें RH नेगेटिव बोलेंगे। आज के बाद आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। सर ब्लड ग्रुप में 2 चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती है, एक तो होता है नीचे ABO ब्लड ग्रुप और ऊपर बताया जाता है RH फैक्टर को। अगर आपको ब्लड ग्रुप किसी का B नेगेटिव बताया, मतलब उसका ब्लड ग्रुप तो B है और उसमें RH फैक्टर नहीं है, RH एंटीजन एब्सेंट है। स्टूडेंट डन। एक बार और बोलना चाहूंगा स्टूडेंट, ध्यान से सुने मेरी बात को थोड़ा सा आप लोग, आपको सुनाई दे रहा है आराम से? यस। तो स्टूडेंट इस तरीके से मैंने आपसे बोला ब्लड ग्रुप पता ही लगाइए, ये केस क्लियर हो गया आपको। आज के बाद किसी का भी ब्लड ग्रुप है, किसी की भी आरबीसी में, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ एक बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं मिल रहा, बिल्कुल आरबीसी पे नो एंटीजन, कोई सा भी एंटीजन नहीं है आरबीसी पे, नो एंटीजन, तो आप ब्लड ग्रुप मुझे क्या देंगे? हेलो,
आरबीसी के सरफेस पर नो एंटीजन है, तो आप मुझे ब्लड ग्रुप क्या देंगे स्टूडेंट? डबल स्टार के साथ बताओ सर। नो एंटीजन तो फिर ओ नेगेटिव। यस, ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ मतलब क्या होता है कि ए और बी दोनों एंटीजन नहीं है तो ओ लिख दिया, और आरएच भी नहीं है तो नेगेटिव लिखो। डन। ओ नेगेटिव, बिल्कुल सही है। अब आ गया रेस्पॉन्स आप, बिल्कुल बहुत बढ़िया है ना, ये तैयार हो गया। अब स्टूडेंट मैं आपको आरएच फैक्टर की दो प्रॉब्लम बताता हूं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। एक बात तो मैंने आपको ब्लड ग्रुप पहचानना सिखा दिया, अब मैं दूसरी बात आपको बताने जा रहा हूं जिसको आप ध्यान से सुने जो मैं बोल रहा हूं। स्टूडेंट, आरएच फैक्टर के लिए एंटीबॉडी नहीं होता है, लेकिन जब आरएच एंटीजन एंटर करता है तो बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेती है। शुरू में तो नहीं होता, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि आरएच नेगेटिव पर्सन है, उसमें ना तो एंटीजन है ना एंटीबॉडी है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर जब इसको एंटीबॉडी मिलेगी स्टूडेंट, श्योर एंटीजन मिलेगा, तो ये तुरंत उसके लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेगा। अब आरएच फैक्टर को क्यों चेक किया जाता है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुना स्टूडेंट। पहला केस होता है ब्लड ट्रांसफर में, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन केस। कैसे हुआ? मान लीजिए स्टूडेंट मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि डोनर, दोबारा सुनना, डोनर वो है वो आरएच पॉजिटिव है, श्योर, और जो रेसिपेंट है स्टूडेंट वो आरएच नेगेटिव है। मेरी बात को थोड़ा ढंग से सुनना आप, श्योर। तो अगर डोनर आरएच पॉजिटिव है, रेसिपेंट आरएच नेगेटिव है ना। अब ये ब्लड देखा अपन ने, ये इसको ब्लड दिया अपन ने, आपने कहा बिल्कुल। अब इसका एंटीजन चेक होगा तो इसमें है और इसमें एंटीबॉडी नहीं है, तो जब इसका ब्लड इसमें दिया गया तो एंटीबॉडी आके क्लम्पिंग नहीं करेगी। ये फर्स्ट टाइम हुआ, फर्स्ट केस हुआ, श्योर, फर्स्ट टाइम हुआ, फर्स्ट केस हुआ। लेकिन स्टूडेंट नाउ दिस रेसिपेंट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, क्योंकि अब इसमें एंटीजन आ गया, प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो नेक्स्ट टाइम इस पर्सन के बारे में आपके विचार क्या होंगे? नेक्स्ट टाइम दिस पर्सन इज आरएच नेगेटिव विथ एंटीबॉडी, बोल दो डन। नेक्स्ट टाइम दिस पर्सन इज आरएच नेगेटिव विथ एंटीबॉडी, यस, है ना। तो अब अगर इस पर्सन के बारे में बात करूंगा और अब ये पर्सन हो जाएगा आरएच क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अब ये पर्सन हो जाएगा रेसिपेंट क्या हो गया? आरएच नेगेटिव विथ एंटीबॉडी। अब नेक्स्ट टाइम इसको दोबारा आरएच पॉजिटिव का ब्लड दिया आपने, दिया नहीं दिया, तो अब एंटीबॉडी थी, अब क्लम्पिंग हो गई। तो फर्स्ट केस में तो कोई इश्यू नहीं हुआ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लेकिन सेकंड केस में इश्यू हुआ। इसलिए स्टूडेंट तो आरएच फैक्टर का ये यूटिलाइजेशन है, व्हेन डोनर इज आरएच पॉजिटिव एंड रेसिपेंट इज आरएच नेगेटिव ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तब केस कॉम्प्लिकेटेड होगा, बोल दो डन। डन। व्हेन डोनर इज आरएच पॉजिटिव एंड रेसिपेंट इज आरएच नेगेटिव, देन प्रॉब्लमेटिक केस हो गया, इनकॉम्पेबिलिटी देखने को मिली। मैं मानूं कि समझ में आई मेरी बात, क्लियर है। इसलिए स्टूडेंट आज आपसे एक क्वेश्चन कराता हूं, आपको मैं ध्यान से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनना और बढ़िया बताने की कोशिश करना मुझे। ये है ना स्टूडेंट, ये रोड एक्सीडेंट हो गया और उसमें जबरदस्त ब्लीडिंग हो रही है, हॉस्पिटल में रात को लेके गए फटाफट, है ना। अब हॉस्पिटल में रात को लेके ब्लड लेके गए और बोला कि ये है, तो इमरजेंसी में उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है। अब ब्लड उसका भी टेस्ट नहीं किया, उसको ब्लड लगाना है, कौन सा ब्लड लगाए प्लीज़ टेल मी। तो आपने तुरंत बोल दिया सर अगर उसको आपको ब्लड चढ़ाना है बिना चेक करे तो आप ब्लड ग्रुप ओ यूज़ कर लो क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, ब्लड ग्रुप ओ लगा देता हूँ। लेकिन अब ब्लड ग्रुप ओ के भी दो टुकड़े हो गए, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, कौन सा दूसरा? भाई मेरे सामने तो दो ब्लड ग्रुप लेके खड़े हो आप, है ना। मैं आ गया आपके पास लेके, मैंने कहा ये ब्लड ग्रुप ओ मिला लेबोरेटरी में और ये ब्लड बैंक में ओ नेगेटिव मिल गया, कौन सा लगाओगे डॉक्टर साहब, कौन सा लगाना है? तो मेरी बात सुनो, आज के बाद क्या लगाना है? ओ नेगेटिव यूनिवर्सल। क्यों? अब मैं बताता हूं। मान लो उस पेशेंट के बारे में, हमें उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता, है ना। उस पेशेंट के बारे में बात करते हैं, वो पर्सन जो आया है, जो रोड एक्सीडेंट में आया है स्टूडेंट, उसकी बात कर रहे हैं। उसका ब्लड ग्रुप में भी स्टूडेंट, उसका ब्लड ग्रुप जो हो सकता है वो आरएच पॉजिटिव हो सकता है और मे भी वो आरएच नेगेटिव हो सकता है, हमें पता नहीं है, श्योर। अब सुनो स्टूडेंट, अगर वो आरएच पॉजिटिव हुआ वो पर्सन, तो मैंने उसको आरएच पॉजिटिव का ब्लड डाला, नो प्रॉब्लम। मैंने उसको आरएच नेगेटिव का ब्लड डाला, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। पर अब मान लीजिए वो पर्सन आरएच नेगेटिव है, मैंने उस आरएच नेगेटिव का ब्लड डाला, नो प्रॉब्लम। पर मैंने अगर उस आरएच पॉजिटिव का ब्लड डाल दिया स्टूडेंट, तो अब वो पेशेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लग जाएगा। तो फर्स्ट टाइम तो कोई इश्यू नहीं आएगा स्टूडेंट, हाँ है ना, फर्स्ट टाइम कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने उसको सेंसिटिव कर दिया बहुत जबरदस्त, और इसकी कोई गारंटी नहीं कि उसने कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा चुका और वो खुद आरएच नेगेटिव होकर विथ एंटीबॉडी होता, तो मेरे ब्लड चलाते दिक्कत हो जाती। इसलिए स्टूडेंट ये केस सेफ नहीं बना,
इसलिए हमेशा नेगेटिव वाला सेफ बनेगा, तो आप बिना उसके ओ नेगेटिव देंगे, यूनिवर्सल डोनर। इसी तरीके से स्टूडेंट ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट हुआ, क्योंकि इस पे किसी का भी ब्लड आ जाए, डाला जा सकता है, चाहे ओ का, चाहे नेगेटिव RH पॉजिटिव का, चाहे RH नेगेटिव का। मजा आ गया आप समझ में? अब आपने मुझसे पूछा था तो इसका जवाब अब आया सर यूनिवर्सल डोनर। जब मैं उस समय कह रहा था कि अभी आप केवल ओ और ए बी याद रखो, आज रीजन आया। यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी पॉजिटिव है, क्योंकि ओ पॉजिटिव केस में स्टूडेंट पेशेंट अगर नेगेटिव हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ओ नेगेटिव केस में पेशेंट कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ रहा। गॉट इट? एक बार और बोलूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक बार और बता दूं आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो। स्टूडेंट RH फैक्टर में चाहे RH पॉजिटिव हो चाहे RH नेगेटिव का पर्सन हो, दोनों के प्लाज्मा में एंटीबॉडी तो नहीं होते, लेकिन RH नेगेटिव वाले में जब RH एंटीजन एंटर करता है तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेता है और नेक्स्ट टाइम के लिए सेंसिटिव हो जाता है। श्योर? बोलो हाँ या ना। मेरी बात समझ में आया आपको जो मैं बोल रहा हूं? यह इसीलिए स्टूडेंट मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई पेशेंट आया, कोई पर्सन आया, उसको ब्लड चढ़ाना है तो उसको आप बिना चेक करे कोई ब्लड चढ़ाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ओ पॉजिटिव चढ़ाएं या आप ओ नेगेटिव चढ़ाएं, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि यूनिवर्सल डोनर ओ है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, लेकिन अगर आप उसको ओ पॉजिटिव चढ़ाएंगे तो इसके लिए यह होना चाहिए कि वो खुद भी पॉजिटिव हो। अगर वो नेगेटिव हुआ RH नेगेटिव तो आपने उसके अंदर पॉजिटिव चढ़ाने के बाद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा दी और उसको सेंसिटिव बना दिया। डन। तो ओ पॉजिटिव केस में एक शर्त लग गई कि वो पर्सन नेगेटिव होना, सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए, RH पॉजिटिव। लेकिन अगर आपने उसको ओ नेगेटिव चढ़ाया तो कोई शर्त नहीं है, वो चाहे RH पॉजिटिव हो चाहे RH नेगेटिव हो, आराम से चला जाएगा। तो फिर बिना टेंशन के लिए तो ये हुआ ना, सो यूनिवर्सल डोनर। श्योर? हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? ओ नेगेटिव हर किसी को दिया जा सकता है, पेशेंट का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, ओ नेगेटिव की कोई टेंशन नहीं है। ओ पॉजिटिव के साथ शर्त आ गई, पेशेंट शुड बी पॉजिटिव। इफ पेशेंट इज नेगेटिव देन इट मे बी रिस्की। अरे नालायको, समझ में आया नहीं है? अब आया इस RH फैक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट, और वो है स्टूडेंट एक ब्लड मदर और इस वाला केस का एक स्पेशल कॉम्पेबिलिटी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना इस बात को, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे बहुत जोरदार। और वह स्टूडेंट एक बात, आप मेरी बात ध्यान से सुनना कि बच्चा जो होता है वो माँ के अंदर रहता है और मदर के यूट्रस में रहता है। स्टूडेंट ये लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, या मदर के यूट्रस में बेबी रहेगा स्टूडेंट। डन? श्योर है ना? और ये जो है, और ये बेबी है स्टूडेंट, है ना, ये रहेगा, और यूट्रस में बेबी अटैच रहता है थ्रू प्लेसेंटा। स्टूडेंट इसको प्लेसेंटा के नाम से बुलाया जाता है। अब मैं कुछ पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुनना। पहली बात तो माँ और बच्चे का कनेक्शन होता है फादर का, इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है, अब देखें मेरी बात सुने, प्लेसेंटा ये रहा स्टूडेंट, है ना, प्लेसेंटा से कनेक्शन रहता है। प्लेसेंटा के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको सपोर्ट करना कि प्लेसेंटा जो होता है स्टूडेंट, इसमें से एंटीबॉडी जो होती है स्टूडेंट, एंटीबॉडी क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को, और एंटीजन क्रॉस नहीं कर सकते हैं प्लेसेंटा को। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है आज आपके लिए जोरदार, यानी एंटीबॉडी इधर से उधर आ जा सकती है बट एंटीजन के लिए इम्परमेबल होता है प्लेसेंटा। बोलो हाँ या ना? आरबीसी पर जो एंटीजन प्रेजेंट है। अब आप मेरी बात को सुन चुके हैं ढंग से, आराम से, अब आप ध्यान से सुनना। अब देखना इधर स्टूडेंट, होता क्या है कि अगर मदर और बेबी का ब्लड ग्रुप सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का एक जैसा होना चाहिए, तब तो इश्यू नहीं आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट,
ध्यान से देखना, हस्बैंड स्टूडेंट यानी कि फादर, श्योर, वाइफ स्टूडेंट यानी मदर हो गया, और उसके बाद बेबी स्टूडेंट, डन है ना। अब मेरी बात को सुनना है स्टूडेंट ध्यान से। केस नंबर 1 बताऊंगा आपको क्या क्या केस बन सकते हैं, उससे समझाऊंगा आपको कि हस्बैंड RH पॉजिटिव है, उसकी वाइफ RH पॉजिटिव है, तो बेबी स्टूडेंट क्या होगा, RH पॉजिटिव बनेगा, श्योर, क्योंकि RH पॉजिटिव डोमिनेंट होता है, जीन के बेस पे बात कर रहे हैं, RH पॉजिटिव डोमिनेंट होता है स्टूडेंट, और RH पॉजिटिव बेबी RH पॉजिटिव मदर में यानी वाइफ में रह रहा है, कोई इशू होगा, नो सर, ये केस बिल्कुल सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। केस नंबर 2 आएगा कि हस्बैंड RH नेगेटिव हो, वाइफ RH नेगेटिव हो, उनका बेबी भी फिर RH नेगेटिव होगा, और उस RH नेगेटिव बेबी RH नेगेटिव मदर में रह रहा है, कोई इशू नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, श्योर स्टूडेंट, मुझे लग रहा है बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा है। अब मेरी बात को सुनना, ये दोनों केस कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मदर का और बच्चे का सेम है तब तो कोई इशू होना ही नहीं है। अब इधर आओ, एक केस ये बनेगा स्टूडेंट, हस्बैंड RH नेगेटिव हो और उसकी वाइफ RH पॉजिटिव हो। अब इस केस में स्टूडेंट डोमिनेंट कौन होता है, RH एंटीजन, हाँ या ना, तो बेबी क्या बन रहा है, मान लीजिए बेबी RH पॉजिटिव बना, तो RH पॉजिटिव बेबी RH पॉजिटिव मदर में रह रहा है, दोनों का सेम है, तो नो प्रॉब्लम इस केस में भी। अब एक लास्ट केस और देख लेते हैं जिसमें हस्बैंड RH पॉजिटिव हो, वाइफ RH नेगेटिव हो। अब स्टूडेंट इस केस में बेबी जो होता है वो RH नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन अगर RH पॉजिटिव बेबी है तो आप गंभीरता से देखना, RH पॉजिटिव बेबी प्रेजेंट इन RH नेगेटिव मदर, ये केस दिक्कत करेगा स्टूडेंट, थोड़ा सा गंभीरता से सुनना। RH पॉजिटिव बेबी, ध्यान से बिल्कुल एक एक लाइन को ऐसे पढ़ाना चाहता हूं आपको मजा आ जाए। RH पॉजिटिव बेबी प्रेजेंट इन RH नेगेटिव मदर, बोलो हाँ या ना। अब इस केस में स्टूडेंट ध्यान से सुनना, ये किससे जुड़ रहे हैं, प्लेसेंटा से जुड़ रहे हैं, ये प्लेसेंटा है स्टूडेंट, हाँ या ना, इस केस को आप ध्यान से सुनना। अब मुझे एक बात बताना है स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है? दोबारा स्टूडेंट अब एक बात को ढंग से सुनना, जो यानी 3 केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। केस कौन सा कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है, केस कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है सिर्फ ये वाला स्टूडेंट, क्या, when husband is RH positive, father is RH positive, wife is RH negative and baby is RH positive. श्योर, इधर देखना है स्टूडेंट, एक बहुत अच्छी चीज पढ़ाने जा रहा हूं आपको, बहुत जोरदार चीज पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये इस केस में इस वाइफ के बारे में बात करना है स्टूडेंट, ये वाइफ के बारे में बात करना, वाइफ में RH एंटीजन, हाँ या ना, और वाइफ में RH एंटीबॉडी, दोनों के बारे में बताओ, और बेबी में ही बताओ। ध्यान से स्टूडेंट, एंटीजन और एंटीबॉडी, स्टूडेंट आपका सपोर्ट, वाइफ में एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है, बच्चे में एंटीजन है, एंटीबॉडी नहीं है, मसा आ गया स्टूडेंट, बोलो हाँ या ना। अब स्टूडेंट एक बार बताओ, RH पॉजिटिव बेबी RH नेगेटिव मदर में रह रहा है, हाँ सर रह रहा है, श्योर, किससे जुड़ रही है, प्लेसेंटा से जुड़ रहे हैं, बिल्कुल जुड़ रहे हैं, श्योर, एंटीबॉडी है दोनों में से, नहीं, और प्लेसेंटा से क्या क्रॉस हो सकता है, एंटीबॉडी, एंटीजन हो सकता है, नहीं, तो बच्चे का एंटीजन मां में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो इस केस में कोई पूरे 9 महीने दिक्कत नहीं होगी, पूरे 9 मंथ्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फर्स्ट बेबी नॉर्मल डिलीवरी होगी, शानदार, बेबी बिल्कुल नॉर्मल होगा आराम से स्टूडेंट। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट लाइन सुनना है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट, है ना। अब मेरी बात को बहुत अच्छी तरह सुनना दोबारा। इस केस में तो मैं इस केस में क्या लिखूंगा स्टूडेंट, फर्स्ट बेबी नॉर्मल, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बिल्कुल आराम से 9 मंथ्स रह लेगा मदर के वॉर्म में स्टूडेंट, यूट्रस में कोई ब्लड का एक्सचेंज नहीं हो रहा, क्योंकि प्लेसेंटा से जुड़ रहे हैं, और प्लेसेंटा से ओनली एंटीबॉडी क्रॉस हो सकती है, और एंटीबॉडी ना मदर में है ना बच्चे में है स्टूडेंट, मजा आ गया, एम्ब्रो में दोनों में नहीं, फीटस में। अब सुनना है स्टूडेंट, डिलीवरी का टाइम आया, पार्चुरेशन का डिलीवरी का टाइम आया, एक बार और बोल रहा हूं स्टूडेंट, केस कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है, केवल when father is RH positive and wife is RH negative, डन। अब RH नेगेटिव मदर में और RH पॉजिटिव बेटा रह रहा है, RH नेगेटिव मदर में RH पॉजिटिव बच्चा है स्टूडेंट, बेबी है, फीटस है, तो इस केस में स्टूडेंट फर्स्ट बेबी के समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ब्लड का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। पार्चुरेशन के समय, डिलीवरी के समय स्टूडेंट ब्लीडिंग होती है और माँ का और बच्चे का ब्लड मिक्स हो जाता है, ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट
बेबी अपना RH एंटीजन मदर में डाल देता है। हाय आना शार्क, दोबारा बोल रहे हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड मिक्स विद द मदर्स ब्लड। एक बार और बता रहा हूं स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक बार और बता दो। दोबारा बोल रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। देखो केस कितने बन सकते हैं। केस नंबर 1 बनेगा, यस पहला केस, हस्बैंड RH पॉजिटिव हो, वाइफ RH पॉजिटिव हो, तो उनका बच्चा RH पॉजिटिव है, तो और RH पॉजिटिव बच्चा RH पॉजिटिव मदर में रह रहा है। अगर माँ का और बच्चे का RH फैक्टर सेम है, यानी एक जैसा ब्लड है, तो यानी दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो कोई इश्यू नहीं होता, तो कोई इश्यू इसमें नहीं होगा। डन कर दिया। केस नंबर 2 आओ, हस्बैंड RH नेगेटिव है, वाइफ RH नेगेटिव है, बेबी भी RH नेगेटिव होगा। RH नेगेटिव बेबी RH नेगेटिव मदर में रह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा केस आओ, उसमें हस्बैंड RH नेगेटिव है, वाइफ RH पॉजिटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है, लेकिन मां का और बच्चे का ब्लड पॉजिटिव सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट केस में आओ, अब कह रहा है वो कि हस्बैंड RH नेगेटिव है, सॉरी RH पॉजिटिव है, केस नंबर 4, और वाइफ RH नेगेटिव है। दोबारा ध्यान से सुन लो, तो बच्चा जो RH पॉजिटिव बेबी है, तो RH पॉजिटिव बेबी RH नेगेटिव मदर में रह रहा है। डन। अब केस में इश्यू आएगा क्योंकि मां का और बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग अलग आ रहा है RH फैक्टर। बाकी तीनों केस में मां का और बच्चे का RH फैक्टर सेम था, हाँ या ना, लेकिन अब अलग अलग आ गया। अब इस केस में क्या होगा स्टूडेंट? इस केस में पहले तो हम ये समझ लें कि मदर के अंदर स्टूडेंट, इस केस में मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है। मदर में एंटीजन एंटीबॉडी दोनों नहीं है, बच्चे में एंटीजन है एंटीबॉडी नहीं है। 9 मंथ्स तक प्लेसेंटा से जुड़ रहे होते हैं, 9 मंथ्स तक ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं होती है और एंटीजन प्लेसेंटा से होके कभी जाता नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा। तो बिल्कुल अब जब डिलीवरी का टाइम आया, प्लेसेंटा ब्रेक हो जाता है। बिल्कुल मैं अभी भी अपनी बात से सहमत हूं कि 9 महीने में कोई मिक्सिंग नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। 9 मंथ्स कोई मिक्सिंग नहीं हुई ब्लड की, है ना। अब जब स्टूडेंट पार्चुरेशन का टाइम आया, डिलीवरी का टाइम आया, प्लेसेंटा फट गया और अब बच्चे का ब्लड मां के ब्लड से मिक्स हो गया, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ RH एंटीजन मिक्स विद द मदर्स ब्लड और बच्चा तो आ गया बाहर, बच्चा तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, पर वो RH एंटीजन मदर के अंदर डाल के आ गया, हाँ या ना। यानी अब इस मदर के अंदर स्टूडेंट RH एंटीजन आ गया, जिससे मदर ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और कुछ समय बाद स्टूडेंट मदर के ब्लड में एंटीबॉडी हो गई। यानी अब इस मदर के बारे में बात करें तो ये जो मदर है स्टूडेंट, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मदर अब हो गई RH नेगेटिव, हाँ, विथ एंटीबॉडी। मजा आ गया, जोरदार बात जो बोल रहा हूं। अब पहले इस मदर के अंदर RH नेगेटिव थी और एंटीबॉडी नहीं थी, श्योर, अब एंटीबॉडी हो गई। अब अगर स्टूडेंट आगे की प्रेगनेंसी होती है, सेकेंड थर्ड जो भी प्रेगनेंसी, उनमें RH पॉजिटिव बेबी बनता है, तो अब RH पॉजिटिव बेबी उस मदर में है जो RH नेगेटिव तो है बट एंटीबॉडी है, हाँ या ना। पार्चुरेशन के सामने ब्लड मिक्स होगा, ब्लीडिंग नहीं होती क्या? जब बच्चा पैदा होता है कितना सारा खून निकलता है, मां प्लेसेंटा फटता है, तो मां के ब्लड में बच्चे का ब्लड उस समय मिक्स होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं मुझसे मिक्सिंग क्यों हुई? 9 महीने नहीं हुई, लेकिन आपने कभी पार्चुरेशन देखा होगा, ब्लड मिक्सिंग होती है ना, बच्चे का ब्लड प्लेसेंटा में होता है, वो मिक्स होकर मां के ब्लड में गिर जाता है, तो अब मां में एंटीजन आ गया ना। आप मेरी बात को फिर सुनना, अब अगर दोबारा प्रेगनेंसी होती है और उसमें RH पॉजिटिव फीटस बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, तो अब वो RH पॉजिटिव एम्ब्रियो RH नेगेटिव मदर में है, लेकिन इस मदर में एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी तो प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाती है, तो मदर की जो एंटीबॉडी है, ध्यान से सुनना मेरे बेटा जी, एंटीबॉडी नाउ एंटर इनटू द RH पॉजिटिव फीटस थ्रू प्लेसेंटा से एंटीबॉडी लीक इनटू फीटस। गॉट इट कि नहीं? मजा आ रहा है, याद? और ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट ये एंटीबॉडी जाएगी और उस बच्चे की RBC पे जाके क्लंपिंग कर लेगी। दोबारा बोलूंगा, पूजा ने पूछा है कि सर ऐसा जरूरी है कि नेक्स्ट टाइम नेगेटिव ही हो? बिल्कुल बिल्कुल
नेगेटिव बेबी भी हो सकता है नेक्स्ट टाइम। मैं बात कर रहा हूं अगर प्रेगनेंसी में दोबारा RH पॉजिटिव बेबी आया तभी होगा प्रॉब्लम। तो अब RH पॉजिटिव बेबी, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अब जो मदर है उसके बारे में बोलना कि RH नेगेटिव मदर है और बेबी जो फीटस है वो केस कब बना रहे हैं हम लोग, जब फीटस RH पॉजिटिव बने, RH नेगेटिव केस में नहीं। इस समय इस मदर के बारे में बात करो, इसमें RH एंटीजन और RH एंटीबॉडी दोनों के बारे में बताना पड़ेगा आपको मुझे। मैं जोरदार चीज पढ़ाने जा रहा हूं मेरे बेटा, आपको मजा आ जाना चाहिए। तो इस मदर में RH एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी अब बन गई है, और इसके फीटस में RH एंटीजन है, एंटीबॉडी तो नहीं है। तब ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट इसकी एंटीबॉडी जो होती है वो स्टूडेंट प्लेसेंटा से जाएगी, या एंटीबॉडी लीक इनटू फीटस थ्रू प्लेसेंटा। मजा आ गया स्टूडेंट, कुछ भी कहो यार आपको, यह जोरदार, और उसके आरबीसी पे जाके चिपक जाएंगे स्टूडेंट। एंड नाउ दिस कंडीशन इज कॉल्ड द इरिथ्रोब्लास्टिक फीटलिस डिजीज। बच्चे के आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाना। डबल स्टार के साथ पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट, क्या केस हुआ, यानी कि आज के बाद एक बात पूछी जाएगी, कौन सा केस, कौन सा मिसमैच होता है स्टूडेंट, कौन सी मैरिज मिसमैच है, कौन सी मैरिज मिसमैच है। अगर ऐसा पूछा जाए तो वो ये है स्टूडेंट कि व्हेन हस्बैंड इज RH पॉजिटिव एंड वाइफ इज RH नेगेटिव देन प्रॉब्लमेटिक। स्टूडेंट पहला केस, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि इरिथ्रोब्लास्टिक फीटलिस कंडीशन कब होगी स्टूडेंट, तब होगी जब व्हेन मेल इज RH पॉजिटिव एंड फीमेल इज RH नेगेटिव, तब होगी। और उसमें भी स्टूडेंट फर्स्ट बेबी में नहीं होगी, डबल स्टार, उसके बाद के बच्चे जो RH पॉजिटिव होंगे उनमें होगी। कितनी सारी कंडीशन है। इरिथ्रोब्लास्टिक फीटलिस डिजीज के बारे में बता रहा हूं आपको। ये एक डिजीज है स्टूडेंट जिसमें फीटस की आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, और इस बीमारी पे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं उस पर बात कर रहा हूं। ये डिजीज कब होगी स्टूडेंट, केस नंबर 1 इस पे क्वेश्चन बनेगा, या कब बनेगा, व्हेन मेल इज अ RH पॉजिटिव एंड फीमेल इज अ RH नेगेटिव, तब ये डिजीज होगी। दूसरी कंडीशन, फर्स्ट चाइल्ड नॉर्मल इस कंडीशन में, ठीक है, देन RH पॉजिटिव प्रेगनेंसी में ये डिजीज होगी। श्योर, हाँ या ना। RH पॉजिटिव प्रेगनेंसी के बाद जितनी भी होंगी उन सब प्रेगनेंसी में स्टूडेंट इरिथ्रोब्लास्टिक फीटलिस कंडीशन होगी। और इस कंडीशन में क्या होगा जरा बताना स्टूडेंट, क्या बोलेंगे आप, ध्यान से सुना। इस कंडीशन के अंदर एंटीबॉडी RH नेगेटिव मदर से RH पॉजिटिव फीटस में लीक होगी थ्रू प्लेसेंटा। डन। तो मैंने आपको RH फैक्टर की एक दूसरी कंडीशन पढ़ाई है, अब जरा उसको हम ले लेते हैं स्टूडेंट। थ्योरी में आपको समझ में आया होगा। अ स्पेशल केस ऑफ RH इनकॉम्पेबिलिटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन RH नेगेटिव ऑफ प्रेग्नेंट मदर विच RH पॉजिटिव फीटस, डबल स्टार। ये इरिथ्रोब्लास्टिक फीटलिस जिस डिजीज को मैं बोल रहा हूं, यानी RH फैक्टर की एक प्रॉब्लम, वो कब होगी, जब मदर इज RH नेगेटिव, प्रेग्नेंट मदर, और फीटस RH पॉजिटिव हो, नहीं तो नहीं होगी। शर्त यही है इसकी, इस डिजीज की। डन। दूसरा स्टूडेंट अब सुनना, व्हेन हस्बैंड इज RH पॉजिटिव, वाइफ इज RH नेगेटिव एंड बेबी इज RH पॉजिटिव प्रेजेंट इन RH नेगेटिव मदर देन कनेक्टेड टू प्लेसेंटा, डबल स्टार। यह है वो डिजीज की प्रॉब्लम। यानी कौन सा केस प्रॉब्लमेटिक रहेगा, वो रहेगा व्हेन हस्बैंड RH पॉजिटिव, वाइफ RH नेगेटिव, बेबी RH पॉजिटिव, तब होगा ये। और RH पॉजिटिव बेबी प्रेजेंट इन RH नेगेटिव मदर एंड कनेक्टेड टू प्लेसेंटा, और उसमें भी फर्स्ट बेबी नॉर्मल। ये है सब सारी बातें। दोबारा बोल रहा हूं बहुत अच्छी तरह समझने की। यानी कि इस डिजीज के लिए डिजीज कंडीशन कब होगी, डिजीज कंडीशन तब होगी, ये ध्यान से सुनना। डिजीज कंडीशन कब होगी, तब होगी जब स्टूडेंट मेल RH पॉजिटिव, वाइफ यानी फीमेल
RH नेगेटिव और फीटस RH पॉजिटिव, ये केस है उस डिजीज का। तो RH पॉजिटिव फीटस, RH नेगेटिव मदर में स्टूडेंट, ये लीजिए RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर विथ RH पॉजिटिव फीटस, डबल स्टार के साथ। सुनना है स्टूडेंट, RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव मदर ब्लड in the first pregnancy as two bloods are well separated by the placenta, so in this first baby is normal, डबल स्टार बोल रहा हूं स्टूडेंट, फर्स्ट बेबी इज नॉर्मल, ये लीजिए ये डबल स्टार इस डिजीज के अंदर। अब उसके बाद क्या होगा, यस फोर्थ केस में RH नेगेटिव प्रेगनेंसी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है साहब। अब इस स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अब क्या होगा, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज ए पॉसिबिलिटी टू एक्सपोज ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। डिलीवरी के टाइम पे स्टूडेंट, पूरे 9 मंथ्स में नहीं, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पर मां का ब्लड बच्चे के ब्लड से मिक्स होगा और RH एंटीजन मां के ब्लड में चला जाएगा, डबल स्टार। और ऐसी कंडीशन में मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन, ये लीजिए श्योर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, RH एंटीजन बनाना चालू कर देगी। अब उस मां के अंदर दोबारा जब प्रेगनेंसीज होगी और उसमें RH स्टूडेंट एंटीबॉडीज बन चुकी होगी, देन RH एंटीबॉडी लीक इन फ्रॉम RH नेगेटिव मदर इनटू द ब्लड ऑफ द RH पॉजिटिव फीटस एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC, डबल स्टार स्टूडेंट, दोबारा बोल रहा हूं, and this could be fatal to the fetus or could serve anemia and jaundice to baby. This condition is called erythroblastic foetalis condition student, या ये बीमारी हो गई, destruction of the erythrocytes of fetus. It is also called the hemolytic disease of the newborn, HDN student, साइंस में इसको HDN बोलते हैं। एंटीबॉडी प्लाज्मा से लीक होगी, आदित्य पूछ रहे हैं, जब 9 महीने ब्लड मिक्स नहीं होता प्लेसेंटा से जाएगा ना एंटीबॉडी, ये जा रहा है आदित्य, देखें इधर एंटीबॉडी प्लेसेंटा से निकल रहा है ना, प्लेसेंटा से तो बच्चा जुड़ रहा है ना मां से, 9 महीने ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है, बट एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। मैंने फर्स्ट लाइन ये समझाई थी, आप लोग समझने की कोशिश करें तो हो जाएगा सब कुछ क्लियर, मजा आ रहा होगा। हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न एक डिजीज बताइए आपको मैंने, और इसमें क्या होता है इस डिजीज में जरा, तो इसमें हम बोलेंगे स्टूडेंट RH एंटीबॉडी कैन लीक इनटू RH पॉजिटिव फीटस फ्रॉम RH नेगेटिव मदर थ्रू प्लेसेंटा। जोरदार स्टूडेंट, तो RH एंटीबॉडी कैन लीक इनटू RH पॉजिटिव फीटस फ्रॉम RH नेगेटिव मदर थ्रू प्लेसेंटा, यह जोरदार पॉइंट। तो एरिथ्रोब्लास्टिक फोइटलिस डिजीज ऑल्सो नॉन एज द स्टूडेंट हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। और इसको अगर बचाना चाहते हैं स्टूडेंट, तो जैसे पहला बच्चा पैदा हो उसके पैदा होने के लगभग 72 घंटे के अंदर अंदर, डिलीवरी के बाद स्टूडेंट, बच्चा पैदा होने के बाद स्टूडेंट इमीडिएटली माँ को RH एंटीबॉडी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो माँ के अंदर बनने वाली एंटीबॉडीज को डैमेज कर देते हैं, बनने नहीं देते हैं RH एंटीबॉडी। सो दिस कैन बी अवॉइडिंग बाय एडमिनिस्ट्रिंग स्टूडेंट, हाँ, this can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of first child, double star। पहले बच्चे की डिलीवरी के बाद स्टूडेंट माँ के अंदर RH एंटीबॉडीज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये एक्सप्लेन करा मैंने आपको और ये पढ़ाया मैंने RH। आज ब्लड ग्रुप टॉपिक कंप्लीट हुआ मेरा, एक था ABO ब्लड ग्रुप, एक था RH ब्लड ग्रुप स्टूडेंट, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको शानदार समझ में आया स्टूडेंट। एरिथ्रोब्लास्टिक फोइटलिस कंडीशन यानी डिजीज HBN स्टूडेंट जिसे कहा जाता है, ये लीजिए ये डिजीज स्टूडेंट HDN, हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, ये कब होगी? इसके लिए पहली कंडीशन है कि हस्बैंड RH पॉजिटिव हो, वाइफ RH नेगेटिव हो, और RH पॉजिटिव फीटस RH नेगेटिव मदर में रहे, डबल स्टार। इसमें स्टूडेंट फर्स्ट बेबी नॉर्मल रहेगा, जी हाँ, उसके बाद के RH पॉजिटिव बेबी में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट,
इस बीमारी के अंदर RH एंटीबॉडी कैन लीक इनटू RH पॉजिटिव फीटस। श्योर स्टूडेंट, ये देखिए RH एंटीबॉडी कैन लीक इनटू, स्टूडेंट थोड़ा सा सपोर्ट कर दें स्टूडेंट, मुझे मजा आ जाएगा आपका। RH एंटीबॉडी कैन लीक इनटू RH पॉजिटिव फीटस स्टूडेंट फ्रॉम प्लेसेंटा फ्रॉम RH नेगेटिव मदर, डबल स्टार के साथ स्टूडेंट, यस डिजीज के अंदर। श्योर एनी प्रॉब्लम? या स्टूडेंट, और इस डिजीज को रोकने का तरीका क्या है? इस डिजीज को रोकने का तरीका है पहली डिलीवरी के बाद माँ को स्टूडेंट anti-RH एंटीबॉडी के इंजेक्शन लगाए जाएं। दोबारा anti-RH एंटीबॉडी आना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि माँ में RH एंटीबॉडी बनने जा रही है तो उसको अपोज करने के लिए एंटी लगा दो आगे, anti-RH एंटीबॉडी के इंजेक्शन। यह है RH फैक्टर। पहले आपको समझ में आ गया हो तो ही बात करें, नहीं तो रहने दें स्टूडेंट। मुझे तो विश्वास आ गया होगा, सब रेस्पॉन्स दें कि क्लियर हुआ नहीं हुआ। आराम से इसको आप NCERT से पढ़ना, मेरे नोट्स में दे दूंगा, इनसे पढ़ना, और उसके बाद आपको देखेंगे स्टूडेंट। इशिका ने पूछा है हस्बैंड इज RH स्टूडेंट नेगेटिव और पॉजिटिव एंड वाइफ इज RH नेगेटिव बट बेबी इज RH नेगेटिव, इन नो प्रॉब्लम अकर? यस, नो प्रॉब्लम, डन। अब अगर आपको वाकई में समझ में आ गया RH फैक्टर बहुत अच्छा है, इसके सारे पॉइंट, तो मुझे रेस्पॉन्स दो जोरदार, और इसको आज NCERT से पढ़ के देना है स्टूडेंट, तब तो मैं आगे बढ़ूंगा अगले टॉपिक पे, नहीं तो नहीं बढ़ रहा मैं। एंटीजन कैन क्रॉस प्लेसेंटा, अरविंद ने पूछा नो। स्टूडेंट, मजा आ गया RH फैक्टर वाला टॉपिक। और अब आएगा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ब्लड कोगुलेशन। मुझे विश्वास है कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आएगा। वाकई में समझ में आया तो रेस्पॉन्स दो बिल्कुल दिल से, अल्टीमेट समझ में आना चाहिए। RH फैक्टर को ऐसा जोरदार तैयार कर लिया हमने। एक केस है जिसमें RH फैक्टर की वजह से दिक्कत हो सकती है, और वो क्या केस है? व्हेन मेल इज RH पॉजिटिव एंड वाइफ इज RH नेगेटिव। ऐसी कंडीशन में RH नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर में RH पॉजिटिव फीटस आ गया तो ही प्रॉब्लम है। दैट्स ऑल, डन। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT का नेक्स्ट टॉपिक ब्लड कोगुलेशन। स्टूडेंट, आपने एक बात नोट करी होगी स्टूडेंट, ब्लड कोगुलेशन का मीनिंग, हमारे कहीं कट लग जाता है, खून आ जाता है स्टूडेंट, तो थोड़ी देर बाद वो खून बहना बंद हो जाता है, हम अगर उंगली दबा ले कर लें। ऐसा कैसे रुक गया स्टूडेंट? तो टू स्टॉप ब्लीडिंग स्टूडेंट इज नॉन एज अ कोगुलेशन। क्लॉटिंग, तो आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्लॉटिंग स्टूडेंट, कोगुलेशन, हाँ या ना? तो स्टूडेंट इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, ब्लड कोगुलेशन कैसे हो रहा है, किस चीज़ में ये। और इसका फ़ायदा ये है स्टूडेंट कि एक्सेसिव ब्लड लॉस रुक जाता है। आज अगर मान लीजिए मेरे कहीं कट लग जाए, खून टपकता जाए, निकलता जाए, तो पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा, हाँ या ना? तो पूरा ब्लड बाहर ना निकले, एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकने के लिए। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर आपके बहते हुए ब्लड में बॉडी से बाहर आते ही क्लॉट होने की, वेसल से बाहर आती क्लॉट होने की कैपेसिटी है, मैंने कहा है, तो फिर वेसल्स के अंदर क्यों नहीं क्लॉट होता? तो जवाब आज के बाद हेपेरिन। Heparin is natural anticoagulant, prevent blood clotting स्टूडेंट। हेपेरिन की वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग नहीं होती है स्टूडेंट। एक बार और आपके बैच में बोलूंगा, ध्यान से सुना स्टूडेंट। इनसाइड द ब्लड वेसल डू नॉट क्लॉट ड्यू टू हेपेरिन स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन। लेकिन एक बात बताऊं आज आपको जोरदार पॉइंट, और वही है स्टूडेंट, ये है और वह कि स्टूडेंट कई बार ब्लड वेसल्स के अंदर भी क्लॉटिंग हो जाती है, और जब ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग होती है तो थ्रोम्बोसिस के नाम से बुलाया जाता है, थ्रोम्बोसिस स्टूडेंट। या ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस स्टूडेंट। इस प्रोसेस का नाम व्हेन क्लॉटिंग अकर इनसाइड द ब्लड वेसल नॉन एज द थ्रोम्बोसिस, एंड दिस सच टाइप क्लॉट इज नॉन एज द थ्रोम्बस स्टूडेंट। थ्रोम्बस, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट। ऐसे क्लॉट को थ्रोम्बस, ऐसे क्लॉट को थ्रोम्बस के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। ये तो ऐसे क्लॉट, व्हेन समटाइम्स क्लॉट अकर इन द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड द थ्रोम्बोसिस, एंड दिस क्लॉट आर कॉल्ड द थ्रोम्बस स्टूडेंट। गॉट इट? थ्रोम्बस के नाम से बुलाया जाता है ऐसे क्लॉट स्टूडेंट। ये इमूवेबल होते हैं। एक मूवेबल क्लॉट होता है स्टूडेंट, मूवेबल क्लॉट, दिस वन,
एंड दिस इज नॉन एज द एम्बोलस, जो एक वेसल से इधर से उधर ही है। श्योर? तो स्टूडेंट दोबारा बोलना चाहूंगा, पहला क्वेश्चन मेरा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉटिंग या कोगुलेशन? जब स्टॉप द ब्लीडिंग, बहता हुआ ब्लड रुक जाए बहना उसका स्टूडेंट, उसे क्लॉटिंग कहते हैं। इसका सिग्निफिकेंट रोल क्या है? एक्सेसिव ब्लीडिंग रोकना है स्टूडेंट, ब्लड लॉस को रोक देना। श्योर? अगर आपका फ्लोइंग ब्लड स्टॉप हो सकता है, क्लॉटिंग कर सकता है, तो फिर वेसल्स के अंदर क्लॉट क्यों नहीं कर रहा? पहला क्वेश्चन। तो जवाब ये रहा, हिपेरिन की वजह से नहीं कर रहा। तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग नहीं होती है, इट इज़ ड्यू टू हिपेरिन। फिर क्वेश्चन आएगा कि फिर अगर ब्लड वेसल्स में हो जाए, कभी कभार हो जाती है इंजरी में, आपने सुना होगा इनके क्लॉट हो गया ब्रेन में, इनके ये हो गया, तो वो क्लॉट, नाउ दिस कंडीशन इज कॉल्ड द थ्रोम्बोसिस स्टूडेंट। श्योर? थ्रोम्बोसिस स्टूडेंट, तब उसे थ्रोम्बोसिस के नाम से बुलाया जाता है। और स्टूडेंट ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट अगर बन रहा है तो उसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और इसे क्लॉट को थ्रोम्बस के नाम से बुलाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है स्टूडेंट कि सर हाँ, हम जब ब्लड बैंक के अंदर बॉटल में ब्लड देखते तो वो तो क्लॉट नहीं करता, वो तो लिक्विड फॉर्म में रहता है। हम ब्लड डोनेट कर रहे होते तब भी ऐसा ही होता है उस बोतल में, वरना खून तो, एक मेरी बात सुनो आप प्रैक्टिकल, आपने अपना खून कट लगाया और ज़मीन पे गिरा तो ज़मीन पे खून जम गया, पर अगर आपके वैन से ब्लड निकाल के एक बॉटल में ले रहे हैं ब्लड बैंक वाले, एक पाउच में ले रहे हैं, बैग्स में ले रहे हैं, तो उसमें जब खून गिर रहा है तो वो नहीं जम रहा। यानी आप सोचो, आप ही का खून ज़मीन पर गिरा तो जम गया, पर उस बैग में गिरा तो नहीं जमा। ऐसा क्यों? बिकॉज दे यूज आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट स्टूडेंट। जी हाँ, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट काम में लिए जाते हैं, और वो है सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सलेट। जी हाँ, दोबारा बोलूँगा स्टूडेंट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, ऑक्सलेट, EDTA। अब ये देखिए स्टूडेंट, या आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सलेट, ब्लड बैंक में बहुत ज़्यादा काम आता है, वो है ACD और CPD। ये ब्लड बैंक में मोस्टली यूज, ब्लड बैंक में काम आने वाले स्टूडेंट या स्टूडेंट, ये ब्लड बैंक में काम आता है बहुत ज़्यादा। ACD एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज स्टूडेंट, और CPD सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। इसके अलावा EDTA एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिडिक एसिड। आखिर ये ऐसा क्या करते हैं स्टूडेंट? तो आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूँ। आयरन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कोगुलेशन, जवाब कैल्शियम है स्टूडेंट। कैल्शियम वो एक मिनरल है जो ब्लड कोगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड है। कैल्शियम फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन के लिए भी ज़रूरी है। कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी रिक्वायर्ड है। कैल्शियम ब्लड कोगुलेशन के लिए भी रिक्वायर्ड है। डबल स्टार चल रहा है। कैल्शियम के सिग्निफिकेंट रोल अगर बात की जाए तो कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन भी कैल्शियम की वजह से होता है, और ब्लड कोगुलेशन भी कैल्शियम की वजह से होता है। श्योर, बिना कैल्शियम ब्लड कोगुलेशन नहीं हो सकता है, और इसी चीज़ पे आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट काम करता है स्टूडेंट। आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट जो होता है वो ब्लड में प्रेजेंट कैल्शियम को अपनी सरफेस पे बाइंड कर लेता है। इससे फ्री कैल्शियम नहीं रहता और कोगुलेशन का प्रोसेस नहीं होता, और ब्लड एज इट इज ही रहता है। डबल स्टार। रहने देखे टॉपिक, नहीं आ रहा समझ में नालायक को? मुझे लग रहा है थक गए, बंद कर देता हूं, चलो। हैं? क्यों बेटा? यार जितने स्टूडेंट बैठे उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि एक स्टूडेंट है, मेरे को तो लग रहा है मेरी वो डायमंड। बस अगर समझ में आया है तो रेस्पॉन्स दो फटाफट कि सर मजा आ रहा है, नहीं तो कोई नहीं सर रहने दो, रिकॉर्डेड लेक्चर डाल देते हैं कल से। जानवी शर्मा को समझ में नहीं आ रहा भाई? वैभव नरसिंह का क्या बात है? आदित्य को, सबको? अरे वाह यार, जोरदार अब आया ना रेस्पॉन्स है। हाँ ये हुई ना बात। रेस्पॉन्स चाहिए, एक्टिव पर्सन चाहिए, कोई मतलब नहीं है। नहीं तो डाउट पूछना है, इस पर डाउट नहीं, व्हाट्सएप पे पूछ लो। मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, ये लो मेरा मोबाइल नंबर ही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर डाउट पूछो। ज़्यादा दिक्कत हो तो टाइप नहीं कर पा रहे हो डाउट तो, लेकिन कम से कम ये वाला रेस्पॉन्स तो दो कि मज़ा आ रहा है सर, समझ में आ रहा है, पढ़ाते रहो, अल्टीमेट चल रहा है सर। अरे यार नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्यों मेहनत कर रहे, रिकॉर्डेड दिए हैं और चैप्टर ये भी दे देंगे। नहीं बताओ भाई बताओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो कैल्शियम आयरन,
मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है स्टूडेंट, वो पहले यूट्रस के अंदर क्वेश्चन आया कि व्हाई मेंस्ट्रुअल ब्लड डू नॉट क्लॉट स्टूडेंट। मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है स्टूडेंट, वो यूट्रस के अंदर पहले ही एक बार क्लॉट हो चुका होता है, उसके बाद वो स्टूडेंट एक एंजाइम के प्रेजेंट में वापस लिक्विड फॉर्म में बदलता है, फिर बाहर आता है। इसलिए मेंस्ट्रुअल ब्लड पहले क्लॉट हो चुका है और फिर एक एंजाइम से दोबारा क्लॉट। श्योर, डन। अब आओ मेरी बात को फिर सुनना जो मैं बोल रहा हूं। आयरन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कोगुलेशन, कैल्शियम है स्टूडेंट। इसी तरीके से क्वेश्चन बताता हूं, विटामिन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कोगुलेशन, के, विटामिन के। विटामिन के जो होता है स्टूडेंट, ये होता है एक विटामिन जो कि ब्लड कोगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड है। विटामिन के लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसाइज के लिए जरूरी होता है। प्रोथ्रोम्बिन कोगुलेशन प्रोटीन के नाम से बुलाया जाता है। ऑल इंडिया पीएमटी में 1-2 बार आ गया स्टूडेंट, जोरदार। या विटामिन के इसके फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन आज आपके लिए। तो आयरन रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन, कैल्शियम। आयरन रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन, कैल्शियम। विटामिन रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन, के। प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसाइज के लिए स्टूडेंट। श्योर। अब मैं स्टूडेंट आपको बताने जा रहा हूं दोबारा। तो दे बाइंड कैल्शियम ऑन देयर सरफेस एंड प्रिवेंट कोगुलेशन, डन। Calcium ion play important role in the coagulation, done. Vitamin K is required for coagulation, yes, बिल्कुल, vitamin K is required for coagulation, done. It is essential for prothrombin in liver, जी हाँ, लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसाइज के लिए जरूरी होता है विटामिन के। ये हुई ना बात स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैं आपको इस पूरे प्रोसीजर को ढंग से समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। क्लॉटिंग फैक्टर्स, इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। कोगुलेशन के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट, ये लीजिए, जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, या अगर कोई पूछे तो जवाब जाएगा प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा इन एक्टिव फॉर्म में स्टूडेंट। ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट ये आएगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस्ड इन लीवर, प्रोड्यूस्ड इन लीवर। क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में बात चल रही है स्टूडेंट। तो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, लीवर में प्रोड्यूस्ड होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, श्योर। और ये काम करते हैं ब्लड कोगुलेशन को जो एक्सप्लेन किया हुआ एंजाइम कैस्केड थ्योरी ने एक्सप्लेन करा है स्टूडेंट। ब्लड कोगुलेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय एंजाइम कैस्केड थ्योरी, डन। अब स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं कोगुलेशन का प्रोसेस होता कैसे, मजा आ जाएगा आपको, आप सुनते जाएं, पूरा याद होगा स्टूडेंट ये। तो स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले किसी जगह पे इंजरी होती है, चोट लगती है, तो वहां जो टिश्यू होता है, वो इंजर्ड टिश्यू जो होता है, जो टिश्यू फटता है, उससे निकलता है एक सब्सटेंस स्टूडेंट, एक केमिकल, एंड दिस इज कॉल्ड द थ्रोम्बोप्लास्टिन। जी हाँ, थ्रोम्बोप्लास्टिन सबसे पहले चाहिए होता है। दोबारा बोल रहा हूं स्टूडेंट, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले किसी जगह पे चोट लगती है तो इंजर्ड टिश्यू होता है, श्योर, वाउंड होता है जिस जगह पे, तो वहां जो टिश्यू फटता है उससे निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और फिर वहां से ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो ब्लड में होता है प्लेटलेट्स, आप जानते हैं, वो प्लेटलेट्स भी रफ सरफेस की वजह से फट जाती है और उनसे भी निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो वो प्लेटलेट फैक्टर यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी दो जगह से वाउंड पे थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है। मान लीजिए ये इस जगह पे चोट लगी स्टूडेंट, ये अब इस चोट में स्टूडेंट एक तो ब्लड निकल रहा है और एक वो इंजर्ड टिश्यू, दोनों से इस जगह पे क्या आएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा। यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन के दो सोर्स हो गए, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन। जी हाँ स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आज ध्यान से सुनना। थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन के दो सोर्स हो गए, हाँ है ना। थ्रोम्बोप्लास्टिन में दो सोर्स हो गए, वन इज द इंजर्ड टिश्यू एंड वन इज द प्लेटलेट। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन इस जगह पे आ गया। अब स्टूडेंट कैल्शियम आयन और क्लोटिंग फैक्टर के प्रेजेंस में ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट होता है एक एंजाइम में, पूरा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, ये पूरा एंजाइम का पूरा एक सीरीज बनती है एंड दिस इज कॉल्ड द थ्रोम्बोकाइनेज। स्टूडेंट थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए मजा आ जाएगा। ये स्टार्ट स्टूडेंट, हाँ, उस एंजाइम सीरीज का नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। जी, ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, अब ये एंजाइम बन जाएगा इस वाउंड के ऊपर, कॉम्प्लेक्स से पूरा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाता है स्टूडेंट, ये लीजिए। और इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट और क्लोटिंग फैक्टर्स की जरूरत होती है।
तो स्टूडेंट डबल स्टार यहाँ पर आ गया आपके पास। दोबारा बोल रहा हूँ, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? विवेक ने पूछा थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, तो स्टूडेंट अभी तो बता रहा हूँ इतनी देर से, किसी जगह पे चोट लगेगी तो वहाँ जो टिश्यू होगा स्टूडेंट, हाँ, वो टिश्यू, इंजर्ड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा। इसके अलावा जो प्लेटलेट होती है, जो हमारे ब्लड में जो ब्लीडिंग हो रही है वहाँ से, उस ब्लड में जो प्लेटलेट है वो फट रही हैं, वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन डालेंगी। कुल मिला के बात इतनी है कि घाव पर थ्रोम्बोप्लास्टिन आ जाएगा। अब वो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की प्रेजेंस में और क्लॉटिंग फैक्टर की प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेस कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो अब वाउंड पर थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। अब ये एंजाइम दो काम करेगा। पहले तो ये हेपेरिन जो कि ब्लड कोगुलेशन को रोक रहा है उसको इनएक्टिवेट करेगा। डबल स्टार के साथ बता रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुन लो, थ्योरी बता देता हूँ। सबसे पहले इंजरी स्टूमुलेट करती है प्लेटलेट्स को ब्लड में, कि रिलीज करती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। मजा आ गया स्टूडेंट, यह थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन को एक्टिवेट करने वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन। डन, श्योर। उसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, टिश्यू जिस जगह से फटा उस जगह से भी निकलेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन विच कैन इनिशिएट कोगुलेशन। डन, ये भी क्लियर हुआ। अब सुनो, थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज, ये लिखा मैंने भी, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। डन। और कैल्शियम आयन इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, ये लिखो, मैंने भी लिखा। डन। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि भाई अल्टीमेट समझ में आ रहा है। क्यों बेटा जी, बताते जाएं। ये थ्रोम्बोकाइनेज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज। उसके बाद कैल्शियम आयन इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। डन। अब इस कॉम्प्लेक्स का बनना एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। अब स्टूडेंट थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा, ये काम करेगा स्टूडेंट, ये एक काम तो ये करेगा स्टूडेंट थ्रोम्बोकाइनेज, ये इनएक्टिवेट्स हेपेरिन, क्योंकि हेपेरिन चालू रहेगा तो कैसे होगा, इनएक्टिवेट्स हेपेरिन। हेपेरिन तो ब्लड कोगुलेशन को रोकता है ना, हेपेरिन को हटाना पड़ेगा पहले। पहला काम तो इनएक्टिवेट्स हेपेरिन करेगा। ओके। अब दूसरा काम इसने कहा, अब क्या करूं, तो स्टूडेंट आपको याद है ब्लड में एक प्रोटीन अभी मैंने बताया प्रोथ्रोम्बिन, जो विटामिन के बनाता है जिसको, तो ये उसको एक्टिवेट्स करेगा। तो एक्टिवेट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। जी हाँ स्टूडेंट, शानदार चीज पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। ये अब ब्लड में थ्रोम्बिन को बना देगा, तो घाव पर अब थ्रोम्बिन आ जाएगा, इंजर्ड टिश्यू में थ्रोम्बिन मिलेगा। श्योर। दोबारा बोल रहा हूँ, सबसे पहले चोट लगी, वहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन आया, एक केमिकल, और थ्रोम्बोप्लास्टिन से कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना। अब थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स ने बहते हुए ब्लड में प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। थ्रोम्बिन एक एंजाइम की तरह काम करेगा जो ब्लड में प्रेजेंट फाइब्रिनोजन, याद करो फाइब्रिनोजन, श्योर, उसको कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिनोजन को। और इस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, आपसे पूछा जाए तो करेगा कौन, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक्ट एज एंजाइम, थ्रोम्बिन एंजाइम करेगा इस काम को, और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देगा। फाइब्रिन एक फाइब्रस प्रोटीन है जिसके सॉलिड फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट, जो वाउंड पर चारों तरफ आ जाएंगे स्टूडेंट, डबल स्टार, इस घाव पर ये आ जाएंगे पूरे की पूरे, दोबारा ऐसे करके ये आ जाएंगे स्टूडेंट, इसके ऊपर सारे फाइबर्स, ये फाइब्रिन के, और ये इसके ऊपर एक पूरी नेट बना लेंगे, नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन प्रोटीन बन जाएगा, जिसमें बहते हुए ब्लड की फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड कॉर्पस्कल्स ट्रैप हो जाएंगी और ब्लड का बहना बंद हो जाएगा। श्योर? नहीं आया समझ में? तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, तो अगर सीक्वेंस देखें स्टूडेंट, ये दोबारा एक बार और बोलना चाहूँगा स्टूडेंट डबल स्टार के साथ, ये दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन, एंजाइम कैस्केड थ्योरी इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट। डन। अब अगला, थ्रोम्बोकाइनेज इनएक्टिवेट हेपेरिन, पहला काम डन। फिर थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव पॉइंट थ्रोम्बिन। डन। फिर थ्रोम्बिन एक्ट एज एंजाइम एंड कन्वर्ट इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इनटू इन द प्लाज्मा इनटू इनसॉल्युबल फाइबर लाइक प्रोटीन फाइब्रिन। डन।
तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया जाएगा, फाइबर लाइक पॉलीमर फाइब्रिन में, श्योर। और फाइब्रिन फिर घाव पर इकट्ठा हो जाएगा, उसका नेट बन जाएगा और उस नेट में अंदर से बहता हुआ ब्लड फंस जाएगा, उसकी फॉर्म्ड एलिमेंट फंस जाएगी और ब्लड का बहना रुक जाएगा। तो घाव के ऊपर जो क्लॉट बना है ना स्टूडेंट, वो होता है फाइब्रिन का नेटवर्क और उसमें ट्रैप ब्लड कॉर्पस्कल्स डबल स्टार। ये देखो स्टूडेंट, थिन लॉन्ग एंड सॉलिड फाइबर्स इन फाइब्रिन फॉर्म ए डेंस नेटवर्क अपॉन द वाउंड एंड ट्रैप द ब्लड कॉर्पस्कल्स टू फॉर्म क्लॉट। क्लॉट को कोगुलम भी कहा जाता है, डबल स्टार, श्योर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉट? ये क्लॉट वाउंड को सील कर देगा एंड स्टॉप द ब्लीडिंग। क्लॉट इज अ डार्क रेडिश ब्राउन, श्योर। स्कम, आपने देखा होगा स्टूडेंट, चोट लग जाती है उसमें कुछ समय डार्क ब्राउनिश कलर का वो लेयर बन जाती है, वो स्कम कहलाता है। वाकई में क्लॉट क्या है? क्लॉट इज ए नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन प्रोटीन एंड ट्रैप्ड ब्लड कॉर्पस्कल। हाँ या ना? डबल स्टार, श्योर। स्टूडेंट एक बार पूरे को रिवाइज करता हूं, देखो आपको एक फ्लो चार्ट में सबसे पहले चोट लगी तो इंजर्ड टिश्यू से क्या निकला? थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसको बाहर से निकला इसलिए एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन नाम दिया। बहते हुए ब्लड में प्लेटलेट्स फटी तो उनसे क्या निकला? वही थ्रोम्बोप्लास्टिन। कुल मिला के घाव पे क्या आया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। मज़ा आ गया। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और क्लॉटिंग फैक्टर के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हुआ? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स में, श्योर। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा? पहले तो हिपेरिन को इनएक्टिवेट करेगा और फिर ब्लड में प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में बदलेगा। डन। अब क्या होगा? अब थ्रोम्बिन आ गया, अब थ्रोम्बिन करेगा अगला काम। मैंने कहा क्या करेगा? थ्रोम्बिन स्टूडेंट फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन एंजाइम की तरह काम करेगा और ब्लड में प्रेजेंट सोल्यूबल फाइब्रिनोजन को इनसोल्यूबल फाइबर लाइक फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा और फिर फाइब्रिन घाव के ऊपर नेटवर्क बनाएगा और उसमें फिर ब्लड कॉर्पस्कल्स फंस जाएंगी, श्योर। कैल्शियम का सिग्निफिकेंस रोल नहीं दिख रहा क्या ये एंजाइम बनाने में? और सारी रिएक्शन में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। दिस इज द ब्लड कोगुलेशन। और थोड़ी देर तक घाव से एक स्टूडेंट फाइब्रिनोजन और क्लॉटिंग फैक्टर के बिना वाला प्लाज्मा निकलेगा एंड दिस इज कॉल्ड सीरम। तो सीरम इज सीरम प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर एंड फाइब्रिनोजन, श्योर। तो आज के बाद कोई पूछे क्लॉट क्या है तो क्लॉट का जवाब आ गया साहब, क्लॉट हो गया फाइब्रिन प्रोटीन जिसका नेटवर्क फाइब्रिन नेटवर्क एक तो ओके, प्लस उसमें कॉर्पस्कल्स स्टूडेंट जो फंस गई हैं। मज़ा आ गया स्टूडेंट, कुछ भी कहो। फाइब्रिन नेटवर्क प्लस कॉर्पस्कल्स, ये होता है क्लॉट, डार्क रेडिश ब्राउनिश कलर का स्टूडेंट। ये है ब्लड कोगुलेशन। तो सीक्वेंस पूछा जाए पूरा तैयार। सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा, फिर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स आएगा, फिर थ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा, फिर फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन के कारण और फिर फाइब्रिन घाव पर नेटवर्क बना के क्लॉट बनेगा। डन डन डन। क्या नालायक हो, मजा नहीं आया यार? जोरदार टॉपिक है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूस्ड इन लीवर, यस सर। आयरन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कोगुलेशन, कैल्शियम। विटामिन रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन, के। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन लीवर, यस सर। पहले थ्रोम्बिन आएगा कि थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, श्योर। पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा कि थ्रोम्बो, यानी क्या सीक्वेंस बन रहा है यार। देखो आपको मजेदार सीक्वेंस दूं क्या? देखो आप भी क्या याद करोगे, बोलो सर। पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन, ओके, फिर थ्रोम्बोकाइनेज, वाह सर वाह, एंजाइम। मज़ा आ रहा है सर, याद हो गया बिल्कुल, अल्टीमेट है ना। ओके, फिर इससे बना थ्रोम्बिन, इसने एक्टिवेट करा थ्रोम्बिन एंजाइम की तरह काम करेगा जो, और थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फिर फाइब्रिन आया और फिर फाइब्रिन से क्लॉट बना। अरे वाह भाई वाह, फाइब्रिन ने बनाया क्लॉट, ये है डन। प्लेटलेट्स का क्या रोल है? प्लेटलेट्स भी तो थ्रोम्बोप्लास्टिन डालती है, प्लेटलेट्स भी तो सोर्स है थ्रोम्बोप्लास्टिन का।
नहीं लिख रहा क्या? पहली लाइन ही ये बताइए। और ये सीक्वेंस हो गया, कौन सा किस में आया? आई थिंक ब्लड कोगुलेशन मस्त तैयार, डन। समझ में आया तो रेस्पॉन्स दे दो कि आ गया सर, मजेदार। तब तो लगे कि अपन अपने बेटे को जोरदार पढ़ाया आज। दे दो रेस्पॉन्स। यस सर, यस सर, बिल्कुल अल्टीमेट, समझ में आया। डन। 2-3 को समझ में आया लगता है। वाह, अब आया मजेदार, समझ में लगता है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने ब्लड ग्रुप और ब्लड कोगुलेशन कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी में ब्लड, ब्लड ग्रुप और ब्लड कोगुलेशन तीनों टॉपिक को अल्टीमेट तैयार करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको लाइव क्लास में तीनों टॉपिक पढ़ा दिए। श्योर, कंफर्म? चलिए स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट लाइव क्लास, और उस नेक्स्ट लाइव क्लास जो परसों होगी उसके अंदर आपको ये टॉपिक, इसके आगे के हम स्टार्ट करेंगे अब हार्ट। ठीक है, पहले बताइए अब यहां तक का समझ में आया नहीं आया? चलिए स्टूडेंट्स, ओके।